शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज कटघोरा में बिजली पानी सप्लाई के लिए व्यवस्था को लेकर कटघोरा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया तथा लॉकडाउन में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने जरूरी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित कटघोरा शहर में लॉकडाउन और बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए बिजली पानी सप्लाई सहित अन्य जरूरतों के लिए शासन की तैयारियां शुरू हो गई है। आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने अधिकारियों के सुबह से ही कटघोरा पहुंचकर विभिन्न वार्डों और आसपास के इलाकों का दौरा किया। इन सभी जगहों पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पानी, बिजली सप्लाई आदि के सभी जरूरी इंतजामात के लिए निर्देशित किए। सफाई अभियान, जरूरी मशीनें, औजार और मानव संसाधन की व्यवस्था के निर्देश कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोरोना संक्रमण के कोर एरिया के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और सफाई अभियान शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कटघोरा शहर के हर गली कुच्चे, सड़क, नाली आदि की सफाई कराने के निर्देश दिए। श्रीमती किरण कौशल ने नालियों में ब्लीचिंग पाउडर और मिट्टी का तेल छिड़काव करने का निर्देश भी नगर पालिका को अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही कलेक्टर पहुंची शिकारी मोहल्ला, पानी आपूर्ति के लिए टंकियां लगाने निर्देशित किया। गर्मी के मौसम और कोरोना संक्रमण से कटघोरा के अन्य क्षेत्रों को बचाए रखने के उद्देश्य से पानी
पानी आपूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा भी कलेक्टर ने की। उन्होंने शहर के संक्रमण वाले कोर एरिया रहमानिया नगर में छुटे हुए 5 घरों में आगामी 2 दिनों में नल कनेक्शन लगवाने के निर्देश दिए। जुराली से वार्ड नंबर 10 होकर कटघोरा आने वाली सड़क पर नहीं होगी कोई आवाजाही। कटघोरा के कोरोना संक्रमित वार्ड नंबर 10 से होकर जुराली को कटघोरा शहर से जोड़ने वाली सड़क पर सभी प्रकार की आवाजाहियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने दिया। इसके साथ ही सुबह कटघोरा से जुराली पहुंची और वहां से कटघोरा आने वाले सभी रास्तों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन सभी रास्तों को मजबूत बैरिकेडिंग कर बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही सीसीटीवी कैमरा भी लगाने को कहा। कलेक्टर को जुराली से सब्जी लेकर बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित एरिया से होकर कटघोरा शहर आने जाने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने इन रास्तों को पूरी तरह बंद किया। कलेक्टर किरण कौशल ने सब्जियां लेकर आने के लिए जुराली से करसियां होकर बरभाठा ढेलवाडी बाईपास से जिंजरा चौक से कटघोरा का रास्ता तय किया है, ताकि संक्रमित इलाकों से सब्जी उत्पादक किसानों को आना जाना नहीं करना पड़े और वे कोरोना संक्रमित होने से बचे रहें। श्रीमती किरण कौशल ने जुराली में स्पॉट सोर्स योजना के तहत जगह जगह लगाई गई पानी की टंकियों पर लोगों के नहाने, कपड़ा धोने व बर्तन आदि धोने और इकट्ठा होकर भीड़ लगाने पर भी रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर ने जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए सख्त हिदायत दिया है। जो दुकानें संचालित हो रही हैं नियम कानून के दायरे में हो, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि कतिपय लोगों द्वारा गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू का सेवन कर जगह जगह थूक दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण को बल मिलता है। इसे देखते हुए उन्होंने जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू के सेवन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्होंने जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू का सेवन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका RJ रमझाझर में। और जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम का नाम है सामान्य परिचर्चा। और पूरे क्षेत्र में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कोरोना महामारी पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक महामारी का रूप इख्तियार कर ली है। इस वजह से जो हमारा सामान्य परिचर्चा जो लाइव कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का जो प्रारूप है, जो ढांचा है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो कॉल के थ्रू, और कुछ नया करने की हमने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको छॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, यह इस विषय को लेकर क्या सोचती है। इस वक्त जब किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में हैं, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना ही कहीं से पैसे आने हैं। ऐसी स्थिति में फिल्मी हस्ती सामान्य लोगों के बारे में क्या कुछ सोचती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि कौन कौन आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले विजेता मिश्रा जी हमसे जुड़ने वाली हैं। ये कलाकार हैं, बहुत सारे पिक्चर
पिक्चर इनके लगातार आते रहते हैं। आप प्रकाश अवस्थी जी को बखूबी जान रहे हैं, प्रकाश अवस्थी से हमारी बात होगी। इसके साथ ही साथ नए उभरते कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, ये सहायक डायरेक्शन के रूप में काम कर रहे हैं, डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ये अभिनेता भी हैं। आपको जानकारी दे दें कि इनकी एक नई मूवी आने वाली है, उसका रिलीजिंग डेट जो था वो अभी कोरोना के बीच में ही था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी जो मूवी का जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। पिक्चर का नाम है जानू आई लव यू। इनके हीरो हैं, राइटर हैं, नाम है इनका तेजस गोयल। तो हम तेजस गोयल जी से भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विजेता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेता जी, एक तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगी कोरोना को लेकर, किस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है? फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं कोरोना को लेकर? जी, मैं कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर, सफाई कर्मी सबको दिल से सल्यूट करती हूँ और उनको दिल से मानती हूँ, इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार से दूर होकर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख के, और हम लोग को किसी अपने परिवार के साथ हैं घर पे, तो हमको इतनी परेशानी नहीं जा रही है और वो सोच भी नहीं रहे अगर वो वहाँ पे हैं और सब मरीजों की सेवा कर रहे हैं डॉक्टर लोग, तो उनको भी कोरोना हो सकता है। पुलिस लोग बाहर में खड़े हैं, सबको अलर्ट कर रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए, उनको भी कोरोना हो सकता है। लेकिन वो सब ये नहीं सोच रहे हैं, ना डर रहे हैं और वो हमेशा भारत की देश का साथ दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, उनको दिल से सल्यूट करती हूँ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री बहुत कुछ सोच रही है इस वक्त कोरोना को लेकर, मूवीज़ को लेकर बहुत सारे अभी क्षतियों का सामना आपको करना पड़ा है। तेजस गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं, आपकी इंडस्ट्री क्या सोचती है? आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सहायक डायरेक्टर के रूप में भी काम किए हुए हैं मूवी में। तो इस वक्त इंडस्ट्री क्या सोच रही है लॉकडाउन को लेकर और कोरोना को लेकर? जी सर, फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे पहले इन सबका बहुत मान करती, बहुत सम्मान से देखती है एज अ मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उन सबको। क्योंकि सर आज देश के असली हीरो कौन है ये समझ में आ रहा है। आज जो ये कोरोना नाम की फिल्म पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है ना, उसके असली हीरो तो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स का स्टाफ प्लस मीडिया, ये है असली हीरो। तो इनको तो यानी कि वाकई में कहा जाए कि भगवान है या भगवान के दूत है, हम तो उसी नजर से देखते हैं सर। हमारे लिए तो ये असली हीरो है और यही हम मानते हैं। चलिए, तो तेजस, आपने जैसा बताया कि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं पूरे क्षेत्र में, लॉकडाउन की स्थिति है, जो किसान हैं बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर हम अगर पिक्चरों की दुनिया की अगर बात करें, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की छॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको किस प्रकार से क्षति हो रही है? क्या इस क्षति की भरपाई किसी रूप में की जा सकती है? क्या लगता है आपको, क्या कोरोना के दौरान जो क्षति हो रही है आप लोगों को, उसकी भरपाई कभी होगी? जी सर, इसकी भरपाई ऐसी है कि अगर मान के चलो कोई 10,000 महीना कमा रहा है तो उसका 10,000 का नुकसान हो रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसका 1 लाख का नुकसान हो रहा है। तो इसकी तो भरपाई होना मुश्किल है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा कुछ महीने लगेंगे पटरी पे गाड़ी आने में। और एक चीज मैं मानता हूँ, नुकसान को भूल जाओ, क्योंकि हमारी जान बच गई, कोरोना से हम संक्रमित नहीं हुए, हम बच गए, वही बहुत बड़ी चीज है, वही हमारी इनकम है मान के चलो। क्योंकि जान है तो जहान है, और पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत क्षति हो रही है, लेकिन जान है तो जहान है, ये वाली बात है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है इस समय अपनी जान की रक्षा करना, और बाद में पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आप राइटर हैं, आप नए नए थॉट्स लेकर और कॉन्सेप्ट लेकर, आप नए नए जो कॉन्सेप्ट है उसको सामने लेकर आते हैं, आप पिक्चरों का राइटिंग करते हैं। इस दौरान जो अभी विश्वरूपी जो इतिहास हम बनते हुए देख रहे हैं, आज से अगर हम पीछे अगर देखते हैं, साल देखते हैं, 10 साल देखते हैं, 100 साल की अगर बात करें, तो इस प्रकार की त्रासदी वाली स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन चूंकि अब इस विश्व रूपी जो इतिहास बन रहा है, इसका हम हिस्सा बनने वाले हैं, ऐसे में एज अ राइटर क्या आगामी दिनों में जब स्थिति परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री से कोई ऐसा पिक्चर निकल कर आ सकता है क्या जो कोरोना और लॉकडाउन के ऊपर बेस्ड हो? क्या कहेंगे आप इस विषय में? जी जी सर, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। एक अच्छे राइटर की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छी राइटिंग की। दरअसल मेरी फिल्म जो है जानू आ रही है, उसमें भी हमारी डेली जो हमारे साथ घटनाएं होती है उसके हिसाब से ही बनी है। और एक फिल्म और राइट करके रख चुका हूँ जो इसके बाद बनने वाली है, वो भी हमारे जीवन में होने वाले रोज़
रोजमर्रा के काम की वजह से हो रही है। और नेक्स्ट फिल्म जैसे आपने कहा कि कोरोना के ऊपर बन सकती है क्या, तो इसके ऊपर सर अभी हमारी क्या अभी सबकी रिसर्च चल रही है कि इसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी बात, अभी जो हैकिंग वगैरह के मामले चल रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक हमारे सीजी में कोई फिल्म बनी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मैं एक स्टोरी अभी लॉकडाउन में लिख रहा हूँ। हैकिंग के ऊपर एक स्टोरी बहुत ही जल्द आपको शायद 2020 के एंड में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आगामी दिनों में आपने जैसा बताया कि इस थॉट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी पिक्चरें बन सकती हैं। आपने खुद कहा कि आप पिक्चर बनाने वाले हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप लिखने वाले हैं। बहुत अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि ये जो विषय है या ये जो अभी समय है, ये समय हर कोई देख रहा है। बच्चा गांव की अगर बात करें, सभी इस चीज़ को जान रहे हैं। तो निसंदेह जो मूवी इसके ऊपर आएगी वो हिट तो अभी से है, मान के चलें, और जानकारी आप पहुंचाने वाले हैं। वो जानकारी जो अभी घरों में बैठकर लोगों को नहीं हो रही है, तो जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आएगी और वो लोग देखना भी पसंद करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तेजस एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। तेजस से हम सवाल करते हैं, लॉकडाउन में तेजस, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो लॉकडाउन में सैलून बंद हैं, ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं। ऐसे समय में जब सारी चीज़ें बंद है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की होती है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कलाकार हैं हमारे, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्यूटी पार्लर्स की और आपके सैलून्स की, बंद है। ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे? अभी की स्थिति ऐसी सर, मेरे बालों को आप देखेंगे बहुत बढ़ गए हैं, है ना। और शेविंग का तो ऐसा है सर कि मैं खुद शेव कर लेता हूँ, इसलिए घर में ही शेव बना लेता हूँ अपने शेविंग के लिए, अपने ग्रूम के लिए, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब क्या करें, अब करना तो पड़ेगा, लॉकडाउन में साथ तो देना पड़ेगा। जी तेजस, पुरुषों की स्थिति तो ठीक है, चलिए पुरुष मेंटेन कर लेते हैं, वो घर में सेविंग कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ों को कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहूँगा, महिलाओं की स्थिति क्या हो रही होगी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? जी कुछ नहीं सर, मैं कहता हूँ ये इतना कहूँगा कि खेत में खरपतवार बढ़ गई है और कटाई के लिए अभी मजदूर मिल नहीं रहे हैं। ऐसा है जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा, खरपतवार बढ़ गया है और अब खरपतवार हटाने के लिए मजदूरों की कमी हो गई है, मजदूर नज़र नहीं आ रहे। जी बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा, खरपतवार। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए, मजाक की बातें बहुत हो गई, हमने बहुत सारी विषय पे चर्चा किया। एक अब जिम्मेदारी भरा सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगा। मजदूरों के विषय में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या सोचती है, मजदूरों की स्थिति कैसी है, और क्या कुछ उनको रिकवर करने के लिए, उनकी जो मागी हालत है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनमें सुधार लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप? किसानों को लेकर सर हम रोज प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो और लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म हो और किसान बेचारे, हमारे किसान भाई अपने काम धंधे पे लौटे। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ, सिवाय इसके सर हमारे पास कुछ नहीं है, हम जाकर खेत में नागर चला नहीं सकते, तो हम सिवाय प्रार्थना के कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि ईश्वर उनकी हर संभव मदद करे कि उनको खेती के लिए समय मिल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, गर्मी अभी तक जो आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं है, धीरे धीरे आगे आ रही है। बरसात जब खत्म होनी थी वो खत्म हुई नहीं, थोड़ी आगे आ गई। तो मैं तो कहता हूँ अभी जो समय, ये जो थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हुआ है, ये चीज़ किसानों के लिए फायदेमंद होगा कि अगर 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन अगर वो लेट हो गए हैं तो भी उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो खेती 40 दिन आगे भी करेंगे तो भी उनको शायद फर्क ना पड़े, शायद उनकी फसल अच्छी आएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। मतलब फिल्म इंडस्ट्री को भी किसानों की चिंता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि किसानों के विषय में भी सोचना चाहिए। समय रहते उनको ये समय दे दिया गया है, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, अब उनको खेतों में जाने का परमिशन दे दिया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा लेट हुए हैं, अगर ये चीज़ें पहले कर दी जाती तो ज़्यादा और अच्छा रहता। लेकिन जान है तो जहान है, जैसा आपने पहले भी कहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, इनको हम हर हमेशा भारी मात्रा में टैक्सेस देते रहते हैं और उनके राजकोष में हमारा जो धनराशि है, पैसा है, वो जमा होते रहता है। लेकिन अब जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे समय में जब हमारे पास ना पैसे हैं, ना खाने के लिए सामान है, तो जो हमारे द्वारा टैक्स जो पे किया गया है, जो राजकोष में रखा हुआ धन है, उससे हमारी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, ना कि जो डायरेक्ट अपील की जा रही है कि आप राहत कोष में, सीएम राहत कोष में, पीएम राहत कोष में पैसे जमा करें। क्या लगता है आपको, ऐसे समय में ऐसा अपील किया जाना सही है? हाँ सर, ये बहुत बढ़िया विचार है, क्योंकि हमने
कोशिश की है कि हम कुछ कलेक्शन करके सीएम राहत कोष में या प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ जमा कराएं, और हमको कराना भी चाहिए, क्योंकि हम तो हमारा घर 2-4-6 महीने साल भर चला लेंगे, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे हैं जो नहीं चला पाएंगे, या कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी है जो कुछ 2-4 महीने चलाने के बाद वो बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। तो उनके लिए सब करना चाहिए, और हो सके तो अपने आसपास भी कुछ लोग ऐसे, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्ट मदद नहीं पहुंचती, तो उनको भी मदद करिए आप। सबसे पहले अपने आसपास भी देखिए जी। चलिए, तो जैसा आपने कहा कि सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है ये काफ़ी हैं, ठीक ठाक हैं, और इन्हें और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सही है, दोनों प्रकार की मदद करनी चाहिए। आप चाहें तो डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो सीएम राहत कोष जो है, पीएम राहत कोष है, उसमें भी आप धनराशि जमा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए, तो तेजस, जाते जाते मेरा आपसे सेकेंड लास्ट सवाल है, कोरोना वॉरियर्स को लेके आप क्या कहते हैं? कोरोना वॉरियर्स को लेके आपकी सोच क्या है? क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, नर्सों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, या फिर हमारे पुलिस महकमा की बात करें जो सड़कों पर दिन रात एक करके आपको घरों में रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन कोरोना वॉरियर्स को लेके, मीडिया को लेके क्या कहेंगे आप? जी सर, फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे पहले इन सबका बहुत मान करती, बहुत सम्मान से देखती है, एज अ मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उन सबको, क्योंकि सर आज देश के असली हीरो कौन है ये समझ में आ रहा है। आज जो ये कोरोना नाम की फिल्म पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है ना, उसके असली हीरो तो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स का स्टाफ प्लस मीडिया, ये है असली हीरो। तो इनको तो यानी कि वाकई में कहा जाए कि भगवान है या भगवान के दूत है, हम तो उसी नज़र से देखते हैं सर। हमारे लिए तो ये असली हीरो है और यही हम मानते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि जो पुलिस वाले हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह करे बगैर लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स की बात करें, नर्सों की बात करें, आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दें कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी नर्सें हैं जो कि अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे रहे, लेकिन अगर हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूँ तो इटली की अगर बात करें, फ्रांस की अगर बात करें, तो वहाँ पर ऐसे डॉक्टर, ऐसे नर्सें रही हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को कोरोना से मुक्त किया, उनका इलाज किया, और वो लोग इलाज होके ठीक होके चले गए। लेकिन उस बीमारी ने, उस वायरस ने उन डॉक्टरों को, नर्सों को अपनी आगोश में ले लिया, और उस बीमारी की वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो जिनके द्वारा कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है, चाहे हम पुलिस महकमा की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, नर्सों की बात करें। जो दूध वाला है आपके लिए सवेरे अपनी जान पर खेल कर आपके घर में चाय बने करके वो दूध छोड़ के जा रहा है, आपके घरों में अनाज की कमी ना हो, सब्जी आपको डेली पहुंचाया जा रहा है। अखबार वालों की अगर बात करें, मीडिया की बात करें, तो आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े करके वो सभी क्षेत्र की खबरों को आपके घर तक पहुंचा रही है। तो ये एक अच्छी बात आपने कही। चलिए, तो तेजस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातें करने के लिए। जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, आरजे रमझाझर के विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनने से पहले हमने हमारे चैनल के द्वारा लगातार ये बातें बताई जा रही थी कि ये जो महामारी है या ये जो वायरस है ये कितना खतरनाक है और भारत में किस प्रकार की दुर्गति ये कर सकता है। इसलिए हम लगातार अनेकों प्रकार से वीडियो बना के लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम प्रकार की चीज़ें आरजे रमझाझर के द्वारा करी गई। क्या कहेंगे आप इस चैनल के बारे में? जी सर, मैंने कहा ना कि मीडिया एक बहुत अच्छा रोल निभा रहा है एज अ हीरो, और आरजे रमझाझर न्यूज़ में हमेशा देखता आया हूँ। और इन लोग, मतलब आप लोगों ने जो मेहनत की है, पहले से सचेत किया है लोगों को, सबको सभी तरह से सचेत किया, और उन जानकारियों को जब हम अपने हिसाब से उसको ग्रहण करते हैं तो हम खुद बचते हैं। और हम ये खुद सोच रहे हैं कि आज हम घर में बैठे हैं, हमको भले बोर लग रहा हो, लेकिन आप लोग कितना बड़ा रिस्क लेके हमारी जान बचा रहे हो। असली खिलाड़ी तो आप लोग हो सर, असली यानी जवान या देश के रक्षक कहना चाहिए। आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया को और स्पेशली आरजे रमझाझर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी चीज़ें हमको, यानी कि हमको जानकारी दी, हमको बचाया। ये यानी जानकारी ही बचाव है, कहते हैं ना कि क्योर इज पॉसिबल। उस पर जानकारी मिल जाए तो आप बच जाते हो। बस आपने हम तक जानकारी दी, हम तक जानकारी पहुंचा और हम बच गए। इसके लिए हम आपका, मैं और हॉलीवुड इंडस्ट्री आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर।
चलिए, बहुत शुक्रिया तेजस, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम प्रकार की बातों से हमें जानकारी दी किस प्रकार से क्या क्या इंडस्ट्री के द्वारा सोचा जा रहा है। आप राइटर हैं, आगामी दिनों में आपने जैसा कहा कि पिक्चरों में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति से जुड़ी हुई कोई कहानी हम देख सकते हैं, जिससे इस बीमारी के बारे में या इस जो महामारी है ये पूरे विश्व में किस प्रकार से अपनी जो पोजीशन है वो इन्होंने दिखाई है। सारी जानकारी हमको पिक्चरों में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे कि तेजस गोयल, इनकी एक मूवी आने वाली है जानू आई लव यू, पूरी तरीके से बनकर रेडी है। अभी अप्रैल महीने में ये रिलीज होना था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की स्थिति बन गई, महामारी का प्रकोप हो गया, इसलिए इनकी रिलीजिंग डेट आगे बढ़ चुकी है। जब भी स्थिति परिस्थिति सामान्य होती तो ये पिक्चर थिएटरों में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ प्रकाश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। हम प्रकाश अवस्थी जी से बात करेंगे। प्रकाश अवस्थी का नाम छत्तीसगढ़ में कलाकारों की दुनिया में सबसे पहले पायदान पर आता है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत सीनियर कलाकार हैं। हम इनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री कोरोना वायरस और महामारी और लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सोचती है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बाकी जगह की स्थिति से या बाकी प्रदेशों की स्थिति से बहुत बेहतर है, और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय रहते बहुत ही अच्छा एक प्रयोग किया, और जिस तरीके से लॉकडाउन किया और जिस तरीके से हर तरफ से चीज़ों को अपने काबू में किया, और हम लोग अभी बहुत सुरक्षित हैं। स्पेशली छत्तीसगढ़ में सुरक्षित हैं। अभी ले दे के 8-10 लोग बाकी हैं जिनका इलाज जारी है, और वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, प्रकाश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, आप कलाकार भी हैं, आप हीरो भी हैं, आपने हीरो के रूप में बहुत सारे पिक्चरों में काम किया, आप स्टोरी राइटिंग भी करते हैं, इंटरेस्ट है जैसा आपने बताया, आप प्रोड्यूसर भी हैं। क्या आगामी दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आज के कंडीशन में, क्योंकि अभी ये इतिहास बन रहा है, पूरे विश्व की बात करें, अपने देश की बात करें, अपने राज्य की बात करें, तो ना आपने ऐसा कभी देखा था, ना हमने कभी ऐसा देखा था, ना हमारे जो पुस्तें रही हैं पुरानी उन्होंने देखी है, तो बिल्कुल एक बड़ा विषय है इसके ऊपर। क्या छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के द्वारा कोई पिक्चर ऐसा बनाया जाने वाला है? क्या कुछ सोच रही है इंडस्ट्री इस वायरस को लेके? जी निश्चित तौर पे इस पे तो शायद हिंदी फिल्में भी बनेंगी, साउथ की फिल्में भी बनेंगी, तो छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसी फिल्म बन सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रयोगात्मक फिल्में बहुत कम बनती हैं। उसका कारण ये भी है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत कम सेंटर्स हैं जहां पे हमारी फिल्में लगती हैं, और हमारे जो दर्शक हैं, गांव के दर्शक, एक्चुअल जो दर्शक हैं, उनको फैमिली ड्रामा या रोमांटिक फिल्म, कुछ ऐसी फिल्में ही पसंद आती है, और वही फिल्में जाकर के हिट होती हैं। तो ऐसी प्रयोगवादी फिल्म बनाने के लिए सोचना पड़ता है। जो बड़े से बड़ा यहाँ का प्रोड्यूसर होता है, इवन मैं सतीश जैन जी से, हमारे इंडस्ट्री के जो पिता, मैं उनसे भी कई बार इस विषय पे चर्चा करता हूं, तो वही बोलते हैं कि यहाँ पे प्रयोगधारी फिल्में सफल होना बहुत मुश्किल है। पर देखते हैं, हो सकता है कि कोई छोटी फिल्में ऐसी बन जाए, पर कह नहीं सकते अभी इस बारे में। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहेंगे सर कि आपके द्वारा ये पहल की जाए इस विषय को लेकर, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, एक नया थॉट लेकर पिक्चर बनाया जाए। और बिल्कुल, चूंकि आपके चाहने वाले इतने हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, आपके द्वारा अगर इस प्रकार की पहल की जाएगी तो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और जनता जो है इस नए कॉन्सेप्ट को पसंद करेगी। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किसानों के विषय में आपकी क्या राय है? जो गरीब है, मजदूर तबका है, इनके विषय में आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस प्रकार से महामारी ने पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या अमीर और क्या गरीब, तो ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल में हमेशा से जो परेशान रहे हैं, गरीब तबके की बात करें, किसानों की बात करें, हमेशा परेशान रहते हैं, ये कभी खुशी का समा नहीं ये बांध पाते, नहीं देख पाते, तो इन परिवार वालों के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? जी देखिए, ये सच है कि ये जो महामारी आई है, इससे वो गरीब लोगों को, उन किसानों को जो बहुत गरीब हैं, उनको बहुत तकलीफ हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान का जान है तो जहान है, और ये बीमारी मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखी, और मुझे लगता है कि मेरे और भी जो पहले पीढ़ियां रही होंगी वो भी शायद इतनी बड़ी, इतनी भयावह बीमारी किसी ने नहीं देखी है। और जिस तरीके से अब पूरा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है पूरे विश्व का, और लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, और जिस तरीके से लोगों ने इस विषय को लेकर, इस बीमारी को लेकर के
अपना कदम बढ़ाया है या इसको रोकने के लिए जो कदम बढ़े हैं पूरे विश्व स्तर पे बढ़े हैं, तो जिसकी वजह से ये इस लिमिट तक रुका हुआ है। नहीं तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कई करोड़ लोग मर जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये स्थिति है। लेकिन गांव के जो गरीब किसान हैं मैं उनको भी समझ सकता हूं, और जो मजदूर भाई लोग हैं, हमने देखा है कि मुंबई से दिल्ली से कैसे लोग पलायन करके, कैसे लोगों ने पैदल यात्रा शुरू की, कई रास्ते में बीच में मर गए। लेकिन वो अपनी जगह है, मैं मानता हूं कि वो सारी चीजें हैं। लेकिन करोड़ों अरबों लोगों के मरने से अगर कुछ लोग की ऐसी दशा हो रही है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये गलत है। लेकिन इस बीमारी को रोकने के लिए जो कड़े कदम उठाए गए हैं, लॉकडाउन वाली स्थिति जो की गई है, काम को बंद कर दिया गया है, लोगों को घर में बंद कर दिया गया है, अगर ये स्थिति नहीं होती तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि हमारे हिंदुस्तान में जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं उस बड़े देशों की अपेक्षा में बहुत कम है, हमारे यहाँ तो करोड़ों में लोग मरते। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं या सरकार जो कदम उठा रही है वो निश्चित तौर पे बहुत सराहनीय है। और जो भी हो रहा है, और मैं एक चीज को और मानता हूं, आध्यात्मिक रूप से बात करूं तो हर इंसान को अपने कर्मों का झेलना पड़ता है, चाहे वो गरीब पैदा हो, चाहे अमीर पैदा हो, चाहे वो स्टार पैदा हो, चाहे सामान्य इंसान पैदा हो, हर इंसान अपने कर्मों का भोगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये आगे आने वाले समय के लिए अच्छा होता है। ईश्वर भी जब इस संसार में बहुत पाप बढ़ जाते हैं तो अपने अपने ढंग से वो प्रलय करते हैं। आप मान के चलिए कि ये एक छोटा सा प्रलय है बस। जी बिल्कुल। तो सरकार के द्वारा जो इनको मदद की जा रही है, जनधन खाते में जो 500 रुपए डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 महीने का राशन इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? 500 रुपए और जो सरकार के द्वारा मदद की जा रही है, ये काफी है या नाकाफी है? आपको क्या लगता है? जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न सिर्फ सरकार बल्कि स्वयं सेवी संगठन जितने लोग हैं, इवन मैं खुद चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद करूं, और हम लोगों ने भी, हम फिल्म कलाकारों ने, हम प्रोड्यूसर्स ने मिलकर हमने एक फंड इकट्ठा किया। और हमारे कलाकारों को हम ये तो नहीं कर पाए कि हम जन जन तक के जाके सेवा करें, लेकिन हमारे जो कलाकार भाई लोग हैं जो बहुत निम्न स्तर के, उनको तकलीफ हो गया था, तो उनके लिए हम कहीं ना कहीं कुछ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यही चीज बता रहा हूं कि समाज सेवी संगठन बहुत आगे आकर के काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है। आपने देखा होगा कि लोगों ने, जिनके पास खाने के पैकेट पहुंचे थे, उन्होंने खाने के पैकेट को मतलब कौन सा अच्छा खाना है उसको खाया और कई सारे पैकेट लेकर के उसको फेंक दिया नाली में। तो ये भी सारी चीजें हुई हैं। और रही बात पोर्टल की और न्यूज की, तो बहुत सारी खबरें सही आती है और बहुत सारी खबरें गलत आती हैं। तो मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है कि हर सरकार और हर समाज सेवी संगठन, और मैंने हमेशा अपना वीडियो जब भी बनाया है या मैंने लोगों को मैसेज दिया तो ये कहा है कि आपके आसपास आप कम से कम 10-15 घर को ध्यान में रखिए कि वो भूखे ना मरे। तो मुझे लगता है कि लोगों ने आस पड़ोस का भी ध्यान रखा है। और खास तौर पे आपको गांव की दशा बता दूं, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चर है कि गांव में लोग एकजुट होकर रहते हैं। कभी किसी के यहाँ कोई मरिया हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसके घर में इवन लकड़ी, इवन चावल, इवन सब तरीके से लोग सहयोग करते हैं। किसी घर में शादी होती है तो लोग सहयोग करते हैं। तो हमारा तो ये कल्चर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति हुई होगी। और एक आध दो अगर स्थिति हो जाती है तो मीडिया उसको बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाती है, मतलब निगेटिव चीजों को निकाल के दिखाती है ताकि उसका टीआरपी बढ़े। आई एम सॉरी, मैं मीडिया को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, हम उस पर ध्यान न दें। हम ये जानते हैं कि सरकार भी अपना काम कर रही है और सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को मिलजुल करके हेल्प कर रहे हैं और ये चीजें चल रही हैं। तो इस विषय को लेकर के हमें किसी पे दोषारोपण करना उचित नहीं लगता है। बिल्कुल सर, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, छालीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे समय में जब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो कहीं स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, उनके पास और कुछ करने के लिए रहा नहीं है, वही लूडो, वही शतरंज, वही कैरम, घर में बहुत बोर हो गए हैं। ऐसे समय में सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो आने वाली वीडियोस हैं, अब वो नए वीडियो भी नहीं आ रहे हैं, आप लोग मूवी नहीं बना रहे, इसलिए नए मूवी भी वो नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पिक्चरें आप बनाकर रखे हुए हैं, जो रिलीज नहीं हो पाई हैं, उनको अब सोशल प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का ये सही समय है? क्या कहेंगे आप? देखिए, किया तो जा सकता है, लेकिन YouTube के थ्रू उतना पैसा नहीं मिलता जो कि लागत भी निकाल के दे सके यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अपनी अच्छी नई फिल्मों को YouTube में डालेंगे। जो रिलीज फिल्म है वो YouTube में आ जाए वो बड़ी बात है। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स या बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पैसे देकर के फिल्में देख पाते हो। वो भी अभी छत्तीसगढ़ में उस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं आया है।
तो मुझे नहीं लगता हमको अभी हमारे पास में पेंडिंग में इतनी सारी फिल्में पड़ी हुई हैं जो कि यूट्यूब में आएंगी तो लोगों को देखने में मजा आएगा। रही बात नई फिल्मों की, तो ये समय मुझे लगता है कि साल 6 महीने में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। 6 महीने और मैक्सिमम मान के चलिए तो ठीक हो जाएंगे, तो लोग अपनी फिल्में भी रिलीज कर पाएंगे। और समय आया है तो समय सिर्फ एक के लिए नहीं आया है। मुझे एक घटना याद आ रहा है, किसी ने डाल दिया था फेसबुक में कि भाई ये जो चीजें हुई है, लॉकडाउन हुई है, उससे हमारा देश 2 साल पीछे चला जाएगा। अरे भाई, तो सिर्फ हमारा देश थोड़ी जा रहा है, पूरा विश्व पीछे जा रहा है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। हमको अपना जान बचाना है, लोगों को अपने जानों की रक्षा करनी है, सरकार को लोगों का ध्यान रखना है। तो हमारे लिए तो सबसे पहले ये है कि जान है तो जान है, बाकी सारी चीजें बाद में है। एंटरटेनमेंट हो या बाकी जॉब हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कमाना हो, चाहे जो भी काम है वो तो बाद में है। अगर इंसान जीवित रहेगा तभी तो ये सब काम कर पाएगा। अगर ये महामारी बहुत विकराल रूप ले लेता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एंटरटेनमेंट तो बहुत बाद में आता है, तो एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। अभी भी बहुत सारी पेंडिंग फिल्में हैं जिसको यूट्यूब में लोग देख सकते हैं या धीरे धीरे करके यूट्यूब में आएगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई की फिल्म आई थी पूरा चाय वाला, अभी एक फिल्म आई है आई लव यू। तो इस तरीके से चलता रहेगा। और नई फिल्में कोई अगर यूट्यूब में ला पाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग नई फिल्मों को यूट्यूब में डालेंगे। जी बिल्कुल, तो आपने जो कहा ठीक है, प्रोड्यूसरों को क्षति होनी है, डायरेक्टरों को क्षति होनी है, इसलिए उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे नए पिक्चरों को नहीं डाला जा सकता। लेकिन जो पुराने पिक्चर हैं सर, जो आपने बहुत पहले बनाए हुए हैं, जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, लेकिन वो यूट्यूब पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, तो ये सही वक्त है उन पिक्चरों को, जो पुराने पिक्चर हैं जिनसे पूरी लागत आपने वसूल ली है, अब उन पिक्चरों को यूट्यूब में अगर वो अपलोड कर देते हैं तो जो आपके दर्शक हैं, जो आपको पसंद करने वाले लोग हैं, आपके पिक्चरों से जो अपना समय व्यतीत करने वाले हैं, तो उनको एक राहत मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप इस विषय में? पुराने पिक्चरों को क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया जा सकता है? जी, ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, और हम लोग भी कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अभी हम लोग गीत बनाया, कुछ अलग अलग ढंग से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को घर में रहने के लिए हम सलाह भी दे रहे हैं। कुछ और भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई नई चीज कुछ क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बहुत पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको हम धीरे धीरे करके यूट्यूब में लाएंगे तो बहुत काम आएगा। और लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं अलग अलग ढंग से। कभी हम फेसबुक लाइव होते हैं, कभी कुछ होते हैं, और मैं तो अपना दिनचर्या बस ऐसा ही काट लेता हूं कि सुबह मेरा जो एक रूटीन वर्कआउट होता है वो मैं करता हूं। सुबह रामायण देखते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा म्यूजिक का रियाज हो जाता है। शाम को मैंने बचपन में बहुत पतंग उड़ाया है, तो मैं आजकल शाम को पतंग उड़ाता हूं। तो मतलब मैं सोचता भी नहीं था, मतलब मैं बचपन में बहुत क्रेजी था पतंग के लिए। मैं रायपुर के गलियों में भागता था पतंग लूटने के लिए, लेकिन आज फिर उड़ा रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे हम लोग मिलकर के उड़ाते रहते हैं, तो दिन काटने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों का हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से कि हम क्योंकि सरकार ने भी मना किया हुआ है कि भाई जो भी हेल्प होगा वो हमारे थ्रू होगा। तो कोशिश करते हैं कि जितना हमारे से हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि लोगों का हेल्प करें, लेकिन लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत आनंद पूर्वक आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, बहुत बढ़िया। जैसा आप बता रहे हैं वो तो दिख ही रहा है सर, बहुत आनंद पूर्वक आपकी जीवन जो चल रही है, दिनचर्या है वो चल रही है। लेकिन क्या वो आनंद के जो पल हैं वो कभी आपके कदमों को किचन तक भी ले जाया जा रहा है? किचन में आप मिसेस का हाथ वगैरह ऐसा बता रहे हैं क्या? क्या कहेंगे? मैंने बचपन में मुझे हर चीज बनाना आता है, और अभी भी मैंने कोशिश की कि मैं बनाऊं करके, तो मुझे ये लोग बनाने नहीं देते, बोलते हैं कि रहने दो आप, हम लोग कर लेंगे। तो मेरे घर में इतने सदस्य हैं कि मेरे लिए आगे से आगे काम हो जाता है, तो मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। और मैंने अभी किचन तरफ रुख नहीं किया, शायद वहां जाकर के अभी मैंने कुछ बनाया नहीं। मैंने कोशिश किया था लेकिन मुझे मना कर दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम प्रकार की बातों से जनता को रिझाया है, आपने पिक्चरों के माध्यम से, अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अपने डायलॉग्स के माध्यम से, और आज भी आपने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, जाते जाते मेरा आपसे सवाल, कोरोना रक्षकों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपकी इंडस्ट्री क्या सोचती है सर? कोरोना रक्षक, पुलिस वालों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, दूध वालों की बात करें, पेपर वालों की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इनको विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स कहा गया है क्योंकि ये लड़ रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे इस विषय में? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जूझ करके काम कर रहे हैं, वो देश के सच्चे नागरिक हैं, देश के सैनिक हैं, और अपना फर्ज निभा रहे हैं।
और आज इस विकट परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डाल करके, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो जो हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, वो सच्चे हीरो हैं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और अभी तो फूलों की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मेरे घर के सामने से गुजरते तो मैं उनके ऊपर फूल भी बरसाता, लेकिन ऐसी कोई स्थितियां यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन वो सच्चे हकदार हैं इसके, और निश्चित तौर पे यही हमारे देश की आन बान शान है कि हम लोग जब ऐसी परिस्थिति आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर के किसी भी बड़ी से बड़ी चीज से लड़ने की ताकत रखते हैं। यही हमारी एकजुटता है। जी बिल्कुल। सर, ये आखिरी सवाल है। आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कोरोना को लेकर हम लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं। हमारे हर खबरों में, हमारे हर कार्यक्रम में कोरोना को लेकर एक अपील रहता है। हम राज्य सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, कलेक्टरों से, एसडीएमओ से और नए नए लोगों से जो इस विषय में बोल सकते हैं, हम उनसे बुलवा कर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। आरजे रमझाझर लगातार कोशिश कर रही है कोरोना से, वो भी एक तरह से लड़ रही है। क्या कहेंगे आप इस चैनल के विषय में सर? जी, मैं आरजे रमझाझर को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और जिस तरीके से आज भी वो कर रहे हैं, वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं, और उनको ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। मेरे तरफ से मैं प्रकाश अवस्थी आरजे रमझाझर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इसी प्रकार के भरोसे की वजह से, चाहे पुलिस वालों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, चाहे मीडिया कर्मियों की बात करें, सबके हौसला जो है वो बुलंद है। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। जो चीज़ों की आपको आवश्यकता है, सरकार, पुलिस, चाहे मीडिया, आप तक उन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे प्रकाश अवस्थी जी, जो लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और लगातार अनेकों विषय पे अपने लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम रहा कि आरजे रमझाझर में हमने उनसे बातें की। उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर ताज़ा कर दी, अपने बचपन की जानकारी हमें दी, बचपन की यादों को उन्होंने ताज़ा किया। लोगों के विषय में उनकी थॉट जो है बहुत अच्छी है। तो चलिए, विजेता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेता मिश्रा, आप क्या कहेंगे कोरोना वॉरियर्स को लेके और आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़ को लेके आपकी क्या राय है? जी, मैं रमझाझर न्यूज़ से आरजे यही बोलना चाहूँगी कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि हम तो लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और आप ही थ्रू हमें बाहर की जानकारी देती है, न्यूज़ मिलती है। जो आपके एडिटर लोग हो गए, आपके न्यूज़ रिपोर्टर लोग हो गए, वो घूम रहे हैं, जगह जगह से न्यूज़ ला रहे हैं। वो भी डर नहीं रहे कि हम बाहर जा रहे हैं, हमको भी कुछ हो सकता है करके डर नहीं रहा, हमको घर बैठे पूरी खबर मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है। न्यूज़ रिपोर्टर वालों को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ, और रमझाझर न्यूज़ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें हर न्यूज़ में एक मतलब ज्ञान की बातें भी होती है, और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों से हम लोग को घर बैठे मिलता है। इसलिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम। ये थी विजेता मिश्रा। ये फिल्मी कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी प्रकाश अवस्थी के साथ बहुत सारे पिक्चर किए हैं, बहुत सारे हीरोज़ के साथ जिनको आप जानते हैं, सबके साथ इन्होंने काम किया है। ये भी एक नामी गिनामी हस्तियों में से एक हैं। तो ये था हमारा कार्यक्रम आरजे रमझाझर की खास पेशकश सामान्य परिचर्चा। और आज हम चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोग घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, इस वजह से आज हम इस कार्यक्रम को ऑफ लाइन कर रहे हैं। और हमने अगर ऑफलाइन करने की सोची तो हमने सोचा कि आप लोगों को फिल्म सितारों से बात कराई जाए, फिल्मी सितारों से आपको मुखातिब करवाया जाए। वो क्या सोचते हैं, आप जब सोचते हैं कि घरों में आज दाल नहीं है, आज सब्जी नहीं है, या आप सोचते हैं कि आज हमारे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया, अब हम एंटरटेन कैसे करें, तमाम प्रकार की चीज़ें आपको जो समस्याएं होती हैं, क्या ये समस्याएं फिल्मी हस्तियों को भी हो रही है? ये हमारी एक छोटी सी प्रयास थी जिससे आप उनके बारे में भी जान सकें, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, अगली कड़ी में हमारी कोशिश रहेगी हम और इसी प्रकार की चीज़ों को आप तक लाएं और आप तक जानकारी पहुंचाते रहें। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार।
सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाजर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर? नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म नंबर तो मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते वो गड्ढा है कि कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशान नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा? और जी अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसा तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है।
अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटीज की दुकानें और शहरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को छूट दी गई है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज यहां बताया कि राज्य शासन की दिशा निर्देशों के अनुरूप नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटीज की दुकानें और शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जैसे ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियां, दूध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि को छूट दी गई है। इसी तरह वाणिज्य एवं निजी संस्थानों द्वारा छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें और बिजली के पंखे की दुकानों को भी छूट दी गई है। उन्होंने दुकान के संचालकों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिले में सिंचाई परियोजना एनीकट एवं नहर लाइनिंग कार्य पूर्ण होने पर सिंचाई रकबे में वृद्धि की गई है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप लॉकडाउन में भी यहां बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं एनीकट और नहर लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों के पूर्ण होने पर सिंचाई के रकबे में वृद्धि होगी। इससे किसानों में समृद्धि आएगी। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री NS राज ने आज यहाँ बताया कि जिले
जिला के विकास खंड लोरमी में मनियानी नदी का ग्राम कंसरा में 4,26,87,000 रुपए की लागत से एनीकट का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य से लगभग 1,000 परिवार को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इसी तरह सहसपुर व्यपवर्तन और लोरमी वितरक नहर में भी लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में लोगों को रोजगार देने के लिए बघर्रा जलाशय का सुदृढ़ीकरण और अमरपुर में एनीकट का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों में भी 1,000 लोग शामिल होकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत निर्मित नहरों तथा D1 नहर के वितरक नहर में लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह D1 नहर में कुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता राज ने बताया कि लोरमी विकास खंड में लगभग 89 वर्ष पुरानी खुड़िया जलाशय महत्वपूर्ण वृहद परियोजना और मुंगेली विकास खंड में स्थित आगर व्यपवर्तन योजना दूसरी महत्वपूर्ण योजना है। इन योजनाओं में भी पुनरुद्धार एवं नहर लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। श्रमिकों को मास्क वितरण किया गया है। श्रमिकों द्वारा मास्क लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्रमिकों को हाथ सफाई करने के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों द्वारा भय मुक्त होकर कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तू हर द्वार मुंगेली जिले में भी प्रारंभ हो गई है। अब 50,881 विद्यार्थी और 3,931 शिक्षक विभाग के वेब पोर्टल में पंजीकृत। लॉकडाउन जैसे इस कठिन परिस्थिति में भी छात्र छात्राओं की हो रही है पढ़ाई। देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तू हर द्वार योजना के अंतर्गत मुंगेली जिला में भी यह योजना प्रारंभ हो चुका है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में जिले के 50,881 विद्यार्थी और 3,931 शिक्षक विभाग के पोर्टल में पंजीयन करा चुके हैं और लगातार पंजीयन का कार्य लगातार हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री GP भारद्वाज ने यहाँ बताया कि शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तू हर द्वार योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जिले के 56 संकुलों में संकुल नोडल अधिकारियों का चयन किया जा चुका है और प्रत्येक विकास खंड में विकास खंड प्रभारी अधिकारी व विकास खंड नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई तू हर द्वार योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी अपने घरों में बैठकर एंड्रॉइड फोन और सामान्य फोन के द्वारा विभिन्न विषयों के शैक्षणिक सामग्रियों को ऑनलाइन ऑडियो वीडियो के रूप में देख व सुन सकते हैं। साथ ही 4 स्तर पर ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। पहले स्तर पर राज्य स्तर से उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अध्यापन कराया जा रहा है। दूसरे स्तर पर SCEIT के विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर डाइट के द्वारा चिन्हांकित उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं व ऑडियो सामग्री तैयार किया गया है। विकास खंड संकुल तथा स्कूल स्तर पर भी विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को जागरूक करके शिक्षकों द्वारा कक्षा लिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए विषय विशेषज्ञों द्वारा वेब पोर्टल में ऑडियो वीडियो नोट्स और असाइनमेंट भी अपलोड किया जा रहा है ताकि लॉकडाउन जैसे इन कठिन परिस्थितियों में भी छात्रों की पढ़ाई में नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि पोर्टल में शिक्षकों द्वारा घर बैठे गृह कार्य देकर जांच करने तक की सुविधा भी दी गई है। कोविड-19 जैसी गंभीर समस्याओं में भी छात्रों की पढ़ाई को कोई बाधा न आए, इस उद्देश्य से इस वेब पोर्टल में वर्चुअल क्लास का निर्माण भी किया गया है। इसमें स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थी वर्चुअल कक्षाओं के द्वारा विषय की पढ़ाई करते हैं। यह योजना न केवल लॉकडाउन की स्थिति में ही चलेगी वरन स्कूल के खुलने के बाद भी एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करेंगे ताकि इस योजना का लाभ मुंगेली जिले के सभी स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा लिया जा सके। उन्होंने बताया कि cgschool.in वेब पोर्टल में जाकर मोबाइल नंबर व कुछ जानकारी के साथ विद्यार्थी के रूप में पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद वह अपने मोबाइल नंबर व पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके अपलोड शैक्षणिक सामग्री व ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकेंगे। यदि किसी एक परिवार में 3 विद्यार्थी अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें एक ही मोबाइल नंबर का पंजीयन करना होगा तथा तीनों विद्यार्थियों का नाम एवं कक्षा अपलोड करना होगा, जिसके फलस्वरूप अलग अलग कक्षाओं के विषय सामग्री तीनों विद्यार्थियों के द्वारा देखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज विश्व पृथ्वी दिवस को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है यह अलग बात है, मगर बिना पृथ्वी के न प्रकृति, न पर्यावरण, न हम, किसी की कल्पना भी मुमकिन नहीं। इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास एक बालक ने किया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकृति के वेश में इस बालक मनन ने किस तरह से संदेश देने का प्रयास किया है। इस बालक के पीछे डॉक्टर झसकेतन नायक की पत्नी डॉक्टर भारती नायक का प्रयास छुपा हुआ है। रायगढ़ जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर कोड़ातराई के डॉक्टर भारती नायक ने बताया, मैं डॉक्टर भारती नायक, मनन नायक की मम्मी हूँ। आज हम सभी मिलकर पृथ्वी दिवस मनाएंगे। पृथ्वी दिवस मनाना नहीं मनाना तो अलग बात है। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। अभी हम कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। यह सभी संकट प्रकृति के दोहन के कारण ही आया है। प्रकृति का धड़ल्ले से हम दोहन कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग का यूज़ कर रहे हैं, वृक्षों की धड़ाधड़ कटाई कर रहे हैं। इससे प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। आज के दिन हम संकल्प लें कि एक वृक्ष लगाएंगे और पृथ्वी दिवस मनाएंगे। ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मानव की सांस है पेड़, मत तुम इनको काटो, सुंदरता की जान है पेड़, ऑक्सीजन का भंडार है पेड़। आओ चलाएं ऐसा अभियान, लगाकर पेड़ हम बढ़ाएं शान। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनन नायक। हैप्पी अर्थ डे टू ऑल ऑफ यू। कि आज पर्यावरण और प्रकृति को बचाने, धरती को शुद्ध रखने की जरूरत है। इसके बिना कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे में हम सबको छोटे छोटे प्रयासों से ही, देश के 140 करोड़ जनता के प्रयासों से हम अपने देश को बहुत ही सुंदर और सुनहरा बना सकते हैं। मोहन नायक, आरजे रमझाझर में आप सबका स्वागत है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, आप सबको इसकी शुभकामनाएं। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर समूचे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जगह कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। एक जन संदेश देने का, एक जन चेतना देने का, जन अलग जगाने का। आइए हम देखते हैं कि रायगढ़ जिले में किस तरह से एक डॉक्टर परिवार ने किस ढंग से संदेश देने का प्रयास किया है पृथ्वी को बचाने का। फ्रेंड्स, माय नेम इज मनन नायक। I study in class 1F. I am a tree. I am a beautiful tree. I am a best friend. I am a give you pure air, flowers and fruits and medicines. So don't cut me. Save tree, save earth, save life. Thank you. और प्रकृति को बेहतर कर आने वाले कल को सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। जाने अनजाने में हम प्रकृति का विनाश कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब समय आ गया है, अर्थ का कुछ करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से संदेश दिया गया है। आज कल कारखाने और कई तरह के प्रदूषण वातावरण को किस ढंग से विचलित कर रहा है। इस दिशा में न सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह आज पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी, हमारे रायगढ़ जिले में औद्योगिकरण के चलते आज हालात बद से बदतर हैं। व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, कुछ सीख लेने की जरूरत है, कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। इसी संदेश के साथ आरजे रमझाझर से मैं मोहन नायक। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में
उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता है। इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने, मतलब आप सब ने अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है। और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गांव को, हर गांव वासियों को प्रणाम करता हूं। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है, और मैं मानता हूं हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में ने कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। साथियों, इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उससे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार व पुलिस अधीक्षक निकले लॉकडाउन में शहर का जायजा लेने। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान ढील का समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि दुकानों में एक साथ भीड़ न हो। लोगों की सुविधा के लिए कुछ और जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, किंतु ढील का समय बढ़ने के बाद यह देखा जा रहा है कि लोग बिना वाजिब कारणों के बाहर घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण का संकट अभी भी बना हुआ है, जिसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। उक्त बातें कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को समझाते हुए कही। कलेक्टर यशवंत कुमार आज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के साथ शहर में लॉकडाउन में ढील का समय बढ़ाने के बाद हालत का जायजा लेने निकले थे। वे सबसे पहले सत्तीगुड़ी चौक पहुंचे। यहां से दुपहिया व चार पहिया वाहन से गुजर रहे लोगों से उनके बाहर निकलने का कारण पूछा, जिनमें कई लोगों ने चेकअप के लिए अस्पताल जाना, मेडिकल स्टोर, बैंक व बिजली तथा अन्य जरूरी सामान लेने या आवश्यक सेवा से जुड़े कार्य पर जाना बताया, जिन्हें उचित प्रमाण दिए जाने पर जाने दिया गया। वहीं कुछ लोग लापरवाही पूर्वक बाहर घूमते मिले, जिनमें एक गाड़ी पर युवक बाहर घूमता मिला। गाड़ी पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगी हुई थी। पूछताछ करने पर युवक बाहर निकलने का संतुष्टिजनक कारण नहीं बता सका, जिस पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने तत्काल मौके पर गाड़ी की काली फिल्म उतरवाई और गाड़ी को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। इस प्रकार दो युवकों द्वारा आवश्यक कार्य से बैंक जाना बताया गया, किंतु इस संबंध में वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। उनके विरुद्ध भी गाड़ी जब्ती के साथ प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही लोगों को समझाइश भी दिया गया कि लॉकडाउन का पालन किया जाना लोक स्वास्थ्य हित के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि सभी लोग लॉकडाउन को अभी भी पूरी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बेवजह बाहर घूमे ना, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जाती रहेगी। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश ठाकुर, एसडीएम रायगढ़ आशीष देवांगन व पुलिस का अमला मौजूद रहा। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे झाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया। 31 लाख पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश भर में पंचायतें अनेक प्रकार के नवाचार कामकाज संभाला है। तब से पंचायती राज दिवस के अवसर पर रूबरू होने का जो अवसर दिया, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इस अवसर पर देश भर के 31 लाख पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश भर में पंचायतें अनेक प्रकार के नवाचार कर रही हैं, सेवा के काम कर रही हैं, विकास के नए आयामों को छू रही हैं। यह प्रोत्साहन और बढ़े, इसलिए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी पुरस्कार, जीपीडीपी पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार देने का काम करती है। आज भी विभाग की वेबसाइट पर अनेक पुरस्कार घोषित किए जा रहे हैं और आप सब लोगों को वो प्राप्त होंगे। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का कामकाज संभाला है, तब से लगातार गांव, गरीब और किसान उनकी प्राथमिकता पर रहे हैं। गांव बढ़ेगा और देश बढ़ेगा, यह उनकी हमेशा प्रतिबद्धता रही है और इसी का परिणाम है कि 13वें वित्त के समय 5 साल के लिए 2,60,000 पंचायतों को जो राशि विकास के लिए दी जाती थी, वह राशि मात्र 65,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा 2,02,92 करोड़ रुपया पंचायतों को विकास के लिए देना चाहिए था,
मोदी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आपने देखा गत 5 वर्षों में तिगनी राशि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के वित्त आयोग का पैसा भी पंचायतों के पास आता है, लेकिन मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास हो और अन्य विकास के कार्यक्रम हों, वो भी सब पारदर्शिता के साथ पंचायतें पूरा करें। इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है। गांव सबल हों, गांव आगे बढ़ें, गांव सुविधा युक्त बने, फिर चाहे शौचालय का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे ग्रामीण सड़क का विषय हो, चाहे हर गरीब आदमी को आवास देने का विषय हो। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक में लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा गरीबों को मुफ्त दिए जा रहे 2 महीने के राशन का अनाज उचित मूल्य दुकान संचालकों के लिए कमाई का अवसर बना दिया है। दुकान संचालक राशन की अफरा तफरी कर मोटी कमाई कर रहे हैं, वहीं गरीब लॉकडाउन में कर्जा लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम गुलसरी पंचायत में देखने को मिला है, जहाँ 190 क्विंटल चावल की अफरा तफरी की शिकायत की गई है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन पीरियड में गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को भूखे न रहना पड़े, इसलिए शासन ने 2 माह का राशन मुफ्त देने का निर्णय लिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों को राशन बांटने वाले उचित मूल्य दुकान संचालक इससे अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं और लोगों को दी जा रही सहायता उन तक नहीं पहुंचा रहे। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत गुलसरी से सामने आया है, जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा गरीबों के राशन की अफरा तफरी करते हुए राशन नहीं बांटा गया और ग्रामीणों की शिकायत पर जांच की जा रही है, किंतु अभी तक गरीबों को राशन उपलब्ध कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। दिन मंगलवार पंचायत भवन में समस्त ग्रामवासी के द्वारा और शिकायत करने के फौजी तहसीलदार, थाना प्रभारी, टीआई और फूड इंस्पेक्टर द्वारा खाद्य सामग्री का जांच किया गया, जिसमें टोटल खास पाया गया। कितना क्विंटल निकाला गया? पिछले 1 हफ्ता पहले जांच करके लगी 153, आज करीब बता रहे 100 आग में साथ मेरे ख्याल से 9 क्विंटल इंस्पेक्टर ग्रामीणों ने बताया कि दुकान संचालक के द्वारा उन्हें माह अप्रैल और मई का राशन, जो कि शासन द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है, अप्रैल माह का मिला है, लेकिन मई माह का प्राप्त नहीं हुआ है और राशन कार्ड में मई माह का राशन मिल गया है, राशन कार्ड में चढ़ा दिया गया है, जबकि 1 ही माह का मिला है। अच्छा, मौज में भी अफरा तफरी का मामला है, मौज का जांच करके अपना रिपोर्ट दे चुके हैं। कितनी अफरा तफरी है वहाँ पर, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्टाफ को देख। लगातार क्षेत्र में सर चावल गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, हम लोग तो सघन जांच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पता चल रहा है उनको कार्रवाई कर ही रहे हैं। जहाँ भी जांच किए हैं, जहाँ गलत पाए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मौज में लगातार 3-4 बार गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हम लोग एक जांच करके दे दिए हैं रिपोर्ट, और जांच की है तो तुरंत कार्रवाई की है साहब। शासकीय उचित मूल्य का दुकान का इसका अधिकार तो एसडीएम साहब को रहता है, वो किसी समूह को भी दे सकते हैं या किसी आसपास के गांव को अटैच कर सकते हैं, ग्राम पंचायत को दे सकते हैं। सर, इसके पहले और शिकायत मिली थी क्या? कहाँ? कहीं भी ये ग्राम पंचायत नहीं, शिकायत के तो जांच करने आ गए ना भाई, जांच नहीं, और इसके पहले और मतलब शिकायत मिली है कि ऐसा कोई और शिकायत नहीं मिला था। अच्छा, हाँ। दुकान संचालक से राशन मांगने पर गुलजीत भंडारी के द्वारा राशन खत्म हो जाने की बात बताई जा रही है, जबकि दुकान के लिए शासन की ओर से सभी हितग्राहियों के लिए चावल, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल पर्याप्त मात्रा में भेजे जा चुके हैं। अब तक कुल 190 क्विंटल चावल और मिट्टी तेल की गड़बड़ी किए जाने की बातें इस क्षेत्र से सामने आ रही है। इस संबंध में जब तहसीलदार भूपेंद्र जोशी से बातचीत किया गया तो मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड इंस्पेक्टर मनोज बघेल को मामले की जाँच करने के आदेश दिए और दोषियों पर उचित कार्रवाई
करने की बात कही। इसी प्रकार बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोच में भी धांधली देखने को मिली। यहाँ के दुकान संचालक से राशन मांगने पर दुकान संचालक राम भगत कश्यप के द्वारा राशन खत्म हो जाने की बात बताई जा रही है, जबकि दुकान के लिए शासन की ओर से सभी हितग्राहियों के लिए चावल, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल पर्याप्त मात्रा में भेजे जा चुके हैं। अब तक 292 क्विंटल चावल और 2 क्विंटल शक्कर की गड़बड़ी इस क्षेत्र से की गई है। 2015 में चावल नहीं बटी, इस तरह शिकायत कर रहे हैं कलेक्टर। यहाँ कलेक्टर SDM ने भेजी, सहायक कलेक्टर बिलासपुर IS प्रभारी तहसीलदार तखतपुर हरीश S सरला वो आई जांच करी तो 84 क्विंटल गबन पाई गई। दूसरिया में तहसीलदार SDM जोशी सर आ रही सब है, टोंडे सर आ रही सब है और OP सिंह आ रही से तो 116 क्विंटल गबन पाई गई। ये 2017 की। और 2019 में फिर आ रही से मैंने फूड इंस्पेक्टर SDM जेकर कार्रवाई 282 क्विंटल गबन पाए गए है और 186 क्विंटल शक्कर जेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुए है। और बार बार माने जांच करा थे, कोई कार्रवाई नहीं करा थे। हमें चाहता है गांव वाले चावल सुरक्षित मिले और जो अभी संचालक करा थे वो लोग पृथक किया जाए। अभी कितना घोटाला किया है? अभी 282 क्विंटल के मेरे पास प्रूफ है। मुख्यमंत्री जो लॉकडाउन के तहत जो 2 महीने को बैठना था उसमें को वार्ड क्रमांक हमारे ग्राम पंचायत मोच में 20 वार्ड है, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से 5 तक के मिला है, बाकी किसी कार्डधारी को नहीं मिला है। शिकायत के क्या बोले थे? शिकायत में वो जांच करके बताऊंगा बोले, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। SDM साहब जब कि बोल चुके हैं कि FIR कराओ, तत्काल चावल के वहाँ वितरण करो, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करे है। तो कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोग का? अब वही है, शासन से मांग यही कर रहे हैं कि भाई हमारा गरीब को चावल दिया जाए और उसको पृथक किया जाए। सीधा मुख्यमंत्री के पास जाओ, MK भारती जोरापारा मोच। इस संबंध में जब SDM देवेश ध्रुव से बात किया गया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड इंस्पेक्टर मनोज बघेल को मामले की जांच करने को आदेशित किया और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा कही गई। कौन से महीने का नहीं मिला? मई और अप्रैल। क्या बोलते हैं? गए थे हम सोसाइटी, तो कहता है चावल से जागी रही तो मंगल बुधवार के बांटेंगे, ये बोला। उसके बाद तहाँ फिर जमा किए थे, उसके बाद सोसाइटी नहीं खुला है। अब गुजर बसर अब करत हन उधार बाढ़ ही कर्जा बोरी करके, हमारे पास खेती बाड़ी कुछ है ही नहीं है। हम लोग शिकायत किए थे फूड इंस्पेक्टर जो है उसके पास, मनोज बघेल जी के पास। उसने जांच में आया था उचित मूल्य दुकान के पास, और आने पर सोसाइटी के जो संचालन करने वाले हैं राम भगत कश्यप जी, उसको कोटवार के द्वारा बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थिति नहीं हो पाई, घर में नहीं था। तो SDM साहब को फ़ोन किए तो SDM साहब ने आदेश दिया कि पंचनामा बनाकर ताला तोड़कर चेक किया जाए गोदाम का। तो पंचनामा बनाकर ताला तोड़कर चेक किया गया तो 2 कुंटल चावल और 12.5 कुंटल शक्कर गोदाम में मिला। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि अपने जो शासन का योजना, जो अभी शासन ने 2 माह का जो चावल दिया है फ्री में, उसका चावल जो राम भगत कश्यप जी है उठा चुके हैं, लेकिन वह चावल वितरण नहीं हो पाया है। करीब 213 कार्डधारी को 2 माह का चावल मिला है और बाकी को नहीं मिला है। करीब अपने मोच पंचायत में इस सोसाइटी में 800 के आसपास कार्डधारी हैं, जिसमें से 213 को प्राप्त हुआ 2 माह का चावल फ्री वाला। तखतपुर से राजाराम सोनवानी की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नमस्कार। महाराष्ट्र के पुणे की मेरी ओर से शत प्रणाम। मेदन करवाड़ी ग्राम पंचायत की प्रधान बहन प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए प्रियंका जी। हमने कोरोना का जब से आपने 25 तारीख को लॉकडाउन किया, उसके बाद 26 तारीख को ही हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड की से पूरा गांव सैनिटाइज किया। उसके बाद हमने सैनिटाइजर टनल 2 जगहों पे जहाँ पे ज्यादा आवाजाही लोगों की रहती है वहाँ पे सैनिटाइजर टनल बिठाए। उसके बाद हमने जो सैनिटाइजर हर कोई महिला और हर कोई घर में नहीं जा सकता, तो इसीलिए हमने साबुन हर घर में साबुन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद जो हमारे गांव के अंदर जो महिलाओं ने
स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया था सिलाई का, उन महिलाओं को हमने मास्क बनाने का काम दिया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है 5, उनको हमने इस प्रकार के मास्क बनाने का काम दिया, जो उन्होंने 5000 मास्क इस टाइप के बनाए हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम पूरे गांव में कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे एरिया आता है जो सेमी अर्बन एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है, चाकन के पास है, तो हमने जो रात को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को लोग आते हैं, इसके लिए हमने एक टाइम निर्धारित किया, उसके बीच में हमने स्ट्रीट लाइट बंद रखी, तो उसका हमें बहुत फायदा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए वो एक असरदार उपाय साबित हुआ। इसके साथ ही हमने जो दुकान है उसके सामने एक सर्कल की मार्किंग की, जिसकी वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखने में कामयाब हुए। इसके साथ ही जो किराना राशन की दुकान है और सब्जी के हाट है, उसके लिए हमने ऑल्टरनेट डेज पे बिक्री का चालू किया कि 3 दिन राशन की दुकान खुले रहेंगे और 3 दिन सब्जी के दुकान खुले रहेंगे, जिससे लोगों की आवाजाही सीमित करने में हमें बहुत ज्यादा मदद हुई। इसके बाद ही जो हाउसिंग सोसाइटीज है और जो किसान है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन करके एपीएमसी के द्वारा हमने वॉलंटियर लगा के वो सब्जी वो अनाज लोगों के हाउसिंग सोसाइटीज में पहुंचाने का काम किया, उसकी बिक्री की। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। इसके साथ ही हमने महिला सुरक्षा के लिए और महिला के स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव में 7000 सैनिटरी नैपकिन का आशा वर्कर के थ्रू सैनिटरी नैपकिन पूरे गांव में बांटे। हर एक महिला को, हर एक युवती को, किशोरवयीन युवती को हमने सैनिटरी नैपकिन दिए। इसके साथ ही हमने होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी भी स्टार्ट की कि अगर कुछ हमारे यहाँ पे संदिग्ध पाए जाते हैं तो होम क्वारंटाइन के लिए हमें जो भी सुविधा हम दे सकते हैं, उसके लिए हमने होम क्वारंटाइन की सुविधा भी चालू की। इससे हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ। और दूसरी बार हमने फिर से गांव सैनिटाइज किया। अभी जो लॉकडाउन बढ़ा था उसके साथ ही हमने फिर से गांव सैनिटाइज किया। तो इन सब उपायों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने में हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। प्रियंका जी, अब तो गांव वाले थक गए होंगे, लोगों को गुस्सा आता होगा, ये मोदी जी कैसे हैं, इतने दिनों से बंद करके रखा हुआ है। लोगों को घर में रहने की आदत नहीं है, इसलिए गांव वाले थक गए, लेकिन उनको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है प्रियंका जी? 2011 के हिसाब से मेरी गांव की लोक संख्या है 12,576, लेकिन इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण यहाँ पे पर प्रांत और राज्यों से लगभग 50,000 लोग रहने को है, यहाँ पे रहते हैं। तो आपका तो एक प्रकार से बड़ा शहर हो गया है। वो शहर, हाँ, शहर टाइप ही हो गया है सर। पुणे से कितना दूर है आपका? सर मैं पुणे से सर 30 किलोमीटर की दूरी पे है, चाकन में। अच्छा। चाकन के पास ही है, 1-2 किलोमीटर में, इंडस्ट्रियल बेल्ट में। देखिए, एक तो आपके यहाँ इस पुणे बेल्ट में और महाराष्ट्र में भी एफपीओ का अच्छा काम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि एफपीओ के काम को, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का काम, जिसको भारत सरकार काफ़ी मदद कर रही है, ये जितना बल मिलेगा आपके गांव के किसानों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से इनाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है, और किसान को अब भरोसा होने लगा है। और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है, तो मैं पक्का मानता हूं कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो चीज़ें बनाती हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा वो जेम पोर्टल पे करे। तो आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है, तो एक अच्छी टोली बना करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके गांव की बहनों को वो जो उत्पादन करते हैं उनको मार्केट मिले, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ, कुछ कह रही थी प्रियंका जी आप? इनाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और किसानों के लिए हमने जो ग्राम पंचायत के ऑपरेटर है वो उनके हेल्प के लिए रहते हैं, और उनके कोऑर्डिनेशन द्वारा हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं।
चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। जी, बताइए। जिस तरह आप पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं कि कोरोना का संकट का कैसे सामना किया जाए, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। जरूर बताइए। कोशिश जारी है और हिम्मत बरकरार है। सिर पर है इस दुनिया पर छाने का फितूर। मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं, मुझे मेहनत पर भरोसा है। एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर। एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर। वाह, चलिए, आपके शब्दों में विश्वास है, वो देश की भावना का प्रतिबिंब है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। पंजाब पठानकोट की ग्राम पंचायत हाड़ा की सरपंच बहन पल्लवी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे पंजाब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है और एक सर बॉर्डर का एरिया है। तो सर, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके चलते हुए हमारे गांव में हमारे गांव वासी और हमारे गांव के युवाओं का जो सबसे बड़ा सहयोग है, जो कि आपके द्वारा दिए गए संदेश का पालन कर रहे हैं, घर पे रहिए। तो सर, इसके लिए हमने अपने गांव में बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। अपने गांव के दोनों प्रवेश द्वारों पर नाके लगाए हुए हैं, जिसमें मैं खुद भी जाती हूँ और मेरे गांव के जितने भी मेरे पंच हैं और जो उनके साथ हमारे युवा हैं, वो सब वहां पे पहरा दे रहे हैं, ताकि ना कोई गांव से बाहर जा सके बिना काम से और ना ही कोई गांव के अंदर आ सके। और इसके बाद जो हमने घर घर जाके लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी है। वैसे तो सर, जो 22 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसी दिन जो 31 तक जो लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था, काफी लोग हैं जो उसी टाइम इस चीज की पालना कर रहे थे कि लॉकडाउन है तो अपने अपने घर पे रहिए। और हमारे द्वारा, मेरी पूरी पंचायत के द्वारा जो है लोगों को समझाया गया है, अपने घर पर रहिए और अपने अपने घर में भी अगर आप बैठते हैं दूरी बना के बैठिए, टाइम टू टाइम अपने हाथ धोइए और हाथ, मुंह, आंखें जो है इनको बार बार आप छुए ना। तो सर, जैसे कि अभी हमारे पंजाब में अभी फसलों की कटान का सीजन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता जो है इस चीज पे देखनी है। जैसे कि अभी कटान चल रही है, तो पंजाब सरकार की तरफ से जो है कुछ विशेष नियम जो है पालन उनको मतलब बताया गया है लोगों को कि आपको ये नियम जो है इनकी पालना करनी है। जैसे कि कटान के समय में आपको 2-2 मीटर की दूरी पे बैठना है अगर आप जब कटान करते हैं, और बार बार हाथ धोने हैं। उसमें भी सर उसके कुछ विशेष और भी प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि फसलें आती हैं, उनको मंडी में कैसे ले जाना है सर, ये सारे प्रबंध जो हैं, जैसे 4 और 5 गांव की मिला के एक मंडी बनाई गई है, जहां पे क्या होगा, हम जो किसान हैं वो पहले होलोग्राम पर्ची लेंगे, उसके बाद ही वो मंडी में जा सकते हैं। अगर उनको होलोग्राम पर्ची उनके पास होगी तभी वो मंडी में जाएंगे। और उनको ये भी हमने बताया है कि आपको जो है ट्रैक्टर पे सिर्फ जो है 50 क्विंटल कनक जो एक बार मंडी में आप ले जा सकते हैं, और ट्रैक्टर पे सिर्फ एक ड्राइवर और उनके साथ एक सहयोगी होगा, वो भी आपस में जो है सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। पल्लवी जी, आपने इतना बढ़िया ढंग से बता दिया। मैं सबसे पहले तो आपको अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने बढ़िया तरीके से इन सारे संकट में समय अपने गांव को संभाला है, और गांव वाले आपकी बात मानते हैं। आपकी बात सही है, किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है और निस्वार्थ भावना से पूरे देश का पेट पालता है। ये किसान और पशुपालक साथी ही हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के कारण देश को जरूरी अनाज, सब्जी, दूध, फल, इसकी कमी नहीं होने दी है। मैं उनके इस हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हाँ, तारीफ के साथ ही मेरी आप सभी से एक प्रार्थना भी है, क्या पंजाब हो, हरियाणा हो, देश का किसान, और पल्लवी जी, मुझे लगता है कि पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, जैसे ड्रग्स के खिलाफ मैंने देखा है कि पठानकोट और गुरदासपुर की बहनें, जब मैं वहाँ संगठन का काम करता था तो मेरा कई गांव की माताओं बहनों से संपर्क रहता था।
वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स वगैरह से बचाइए, बहुत चिंता करते थे। जैसे वो एक काम है, वैसे हमारी इस धरती माता को बचाना, हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर से हमारे साथ श्री नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं। देश के प्रधान सेवक आपको वारदसल्ली ग्राम पंचायत के सेवक से नमस्कार। कि आजकल मुझे गांव के प्रधान से भी बात करने का सौभाग्य मिलता है और दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रधानों से भी बात करने का मौका मिल जाता है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವ 14 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. हमारे ग्राम पंचायत में कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति नहीं है, पर 14 लोगों को हमने होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इनको पंचायत के द्वारा ही पानी, दूध, सब्जी, राशन आदि की व्यवस्था घर पे ही कर रहे हैं। ಹೌದು, ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. आशा एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ग्राम पंचायत के सारे सदस्यों और स्टाफ का एक टास्क फोर्स रचा गया है। हर हफ्ते में 2 बार बैठक बुलाकर कोरोना कैसे रोकें और इसके अड़ी क्या क्या कोशिश कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा चलती है। आईसी, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन के काम अच्छे से चल रहे हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2301, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1480, ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 739, ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 506 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5026 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ये 4 योजने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजने, उज्जवल योजने और विविध तरह के पेंशन योजने के तहत 5000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ हुआ है। ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರ ಗಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರು ಓಡಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. यहाँ के युवकों को प्रेरित करके ग्राम पुलिस रची हुई है। पंचायत की सीमा में चेक पोस्ट लगा के इस चौकी में ये सब ग्राम पुलिस काम कर रहे हैं। इससे लोगों का अनावश्यक संचार करना रोक डाला हुआ है। इससे कोरोना का एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने को नहीं दे रहे हैं। ಗ್ರಾಮ ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में हर जगह में अच्छे से आईसी हुई है और क्लीनलीनेस भी हुई है। ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 170 ಮಂದಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. लॉकडाउन की वजह से जो महाराष्ट्र से आए हुए 170 से अधिक कार्मिक थे, उन्हें हम एक पाठशाला में रखे हुए हैं। इन सभी को भोजन, पानी और मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था की गई है और उन्हें भी कोई ना कोई काम में हम उलझाए रखे हैं। आप कितने साल से सरपंच हैं? फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम बने हैं, लेकिन आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और बड़े
सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं। लेकिन गांव वाले आपकी बात मानते हैं? यस सर, मानते हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको और आपके गांव वासियों को इतना उत्तम काम करने के लिए और सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आर्थिक प्रवृत्ति भी उतनी बढ़िया ढंग से चलाने के लिए मैं सचमुच में आपके नेतृत्व को, आपकी इस प्रकार के विजन को और गांव की ताकत कैसी होती है इसका दर्शन कराने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाव के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाव से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और आज इस अवसर पे जो हमारा पंचायत दिवस है इस पे मुबारकबाद देता हूं सर। सर, हमारा यहाँ पे जो इस वक्त नारवाव में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शंस दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। जब आपने पहला 1 दिन का लॉकडाउन किया था तो उस दिन हमने ब्लॉक लेवल जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा आईसीडीएस है और पंचायत से हमने एक ऑर्डर निकाल दिया बीडीसी ऑफिस से। तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को, आशा वर्कर्स, आईसीडीएस वर्कर्स और पंचायत पीआरआई मेंबर्स है, उनको ट्रेनिंग दिला दी। उनको हमने जो हमारा कोरोना वायरस को रिलेटेड जो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए बारे में उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा। और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे पीआरआई, जिसमें हमारे मेडिकल और आईसीडीएस के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे एक ब्लॉक में आज तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और पीआरआई को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाई कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगोरिकली थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है उसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है। हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल सेंस जो लॉकडाउन सक्सेसफुल करना है वो पीआरआईएस को करना है। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। 2 संदेश दिए लोगों को, 2 नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा ये था कि सर स्टे होम स्टे सेफ। और जब लोग इन 2 नारों पे चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लॉक में 99% सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बातें बताई, उससे लगता है कि आप खुद फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव-गांव जाते हो। उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि 2 गज की दूरी इस मंत्र को आप गांव-गांव, घर-घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी, त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें।
अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का फायदा उठाकर ढाबा के पीछे तालाब के पास खेल रहे थे जुआ। सरगांव पुलिस ने की कार्रवाई, 4 आरोपी से 45,000 जब्त किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में संपूर्ण देश प्रदेश में शासन द्वारा लागू लॉकडाउन किया गया है, जिसमें मुंगेली एक पुलिस अधीक्षक डी श्रवण द्वारा अवैध जुआ सट्टा एवं शराब के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने संबंधी जारी दिशा निर्देशों के पालन में एसडीओपी नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में भ्रमण एवं पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि सरगांव थाना समीप ग्राम मोहभट्टा में बाबा बरमदेव ढाबा के पीछे कुछ जुआड़ी यह जानते हुए भी राज्य में कोरोना वायरस से महामारी फैल कर मानव जीवन में संकट आ सकता है कि ताश की पत्तियों में रुपयों पैसों की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर मौके पर सरगांव थाना स्टाफ एवं पुलिस मित्र के रेड करने पर मौके पर सरगांव निवासी एक राकेश यादव, दूसरा सुनील उर्फ राजा सोनी, तीसरा सोनू यादव, चौथा भागवत उर्फ लल्ला यादव, जिनके कब्जे एवं फड़ से कुल 45,900 रुपए एवं 2 नग मोबाइल जब्त हुआ। आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट एवं 259 भादवी की कार्रवाई की गई। संपूर्ण कार्रवाई में संजीव ठाकुर, सुशील कुमार बंचोर, रोहित डहरिया, आरक्षक विजय साहू, भोलेश्वर जायसवाल, अजय बंजारे, विजय कुमार साहू, रवि मिश्रा, थाबूलाल गोस्वामी एवं बसंत डायरी की उल्लेखनीय भूमिका रही। अब देखने वाली बात होगी कि सरगांव थाने के अंतर्गत लॉकडाउन का फायदा उठाकर बुरे कामों को अंजाम देने वाले जैसे शराब, गांजा और जुआरियों पर किस प्रकार की नकेल कशी जाती है। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के कई किसानों की अब तक नहीं हुई धान की खरीदी। दर दर भटक रहे अन्नदाता, शाखा प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही से किसानों की अब तक नहीं हुई है खरीदी। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि ग्राम ओखर में धान खरीदी केंद्र में 139 किसानों की अब तक धान खरीदी नहीं हुआ है। 139 किसानों की 4,636 क्विंटल धान आज भी मंडियों में सड़ रहा है। सभी किसानों को 5 फरवरी से 19 फरवरी तक का टोकन दिया गया था, लेकिन धान का खरीदी नहीं किया गया और 20 फरवरी का टोकन की खरीदी किया गया। संस्था प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा जा सका है। धान नहीं खरीदी होने से अन्नदाताओं को हो रही है बड़ी समस्या। किसान फसल उगाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेता है और दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन जब धान बेचने के समय उनका धान नहीं खरीदा जाता, इसी कमाई से किसानों की साल भर तक की गुजर बसर होता है। लेकिन इस बार उन्हें मायूसी हासिल हुई है, उनका धान खरीदी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का साफ ऐलान था, जो भी किसानों का धान का टोकन कट गया है उन सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। 5/2/2020 को कटा था और हम लोग निश्चित डेट पे अपना धान यहाँ पे ला के रख दिए थे और मैं 380 कट्टी धान लाया था और 380 कट्टी धान लाया था, उसमें का आधा धान तो पूरा ख़राब हो चुका है और यहाँ का जो प्रबंधक जी हैं वो बोल रहे हैं कि अपना धान वापस ले जाओ, जब खरीदी होगा तब हम धान वापस मंगाएंगे ऐसे करके। और अपना धान, आप किसान हैं? हाँ, आप मैं किसान हूँ। धान बेचकर ही आप निर्भर रहते हैं इस पे, क्या हाँ, समस्याएं हो रही हैं आपको? हम लोग सर किसान हैं और पूरा खेती पे निर्भर रहते हैं और खेती में लगभग हमारा तो पर एकड़ 10 से 12 हज़ार रुपये लागत आ जाता है और पूरा हमारा जो घर है, जीवन यापन है, खेती से ही चलता है। और हमारा जो धान लाए थे वो भी ख़राब हो गया, तो इससे हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। और
हम लोग कर्जे में आ गए हैं और सोसाइटी से भी कर्जा लिए थे और ना तो सोसाइटी कर्जा पटा है ना हमारा धान बिका है। फिर भी इन किसानों का धान नहीं खरीदा जाना किसी त्रासदी से कम नहीं। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से किसानों के द्वारा अपने अधिकारों की मांग की जाती है और शासन प्रशासन के द्वारा किसानों की किस हद तक मदद की जाती है। तारीख का टोकन को हम लोग कन्वर्ट करते करते शासन के निर्देशानुसार कन्वर्ट करते करते 19-20 में लाकर रख दिए थे, लेकिन शासन ने 20 तारीख का धान खरीदी किया, 19 का नहीं किया सर। ऐसे में तो फिर किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई होगा? अब देखिए सर, अब शासन का जो रूल है उसमें नहीं खरीदी, हम तो कर्मचारी हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सीएम भूपेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में चर्चा की। विधिवत प्रस्ताव मिलने पर जल्द ही निर्णय लेंगे, ये शाह ने कहा। हमें आशा है कि प्रदेश के लोगों की जल्द ही वापसी होगी। सीएम भूपेश बघेल का ये कहना कि जल्द ही प्रदेश में छात्रों और मजदूरों की वापसी होगी। तो लगातार इस बारे में प्रयास किए जा रहे थे, चर्चा हो रही थी कि किस तरह से राज्य के छात्रों को वापस लाया जाए, जो बाहर मजदूर हैं, जो काम के लिए गए थे, दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए मजदूर हैं, उन्हें किस तरह से वापस लिया जाए। तो अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि छात्रों और मजदूरों की जल्द वापसी होगी। इस बारे में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। वहीं शाह ने कहा है कि विधिवत प्रस्ताव मिलने पर जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल का कहना कि आशा है कि प्रदेश के लोगों की जल्द ही वापसी होगी। तो ये एक बड़ी और राहत वाली खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दूसरे राज्यों में फंसे छात्र और मजदूर जल्द ही वापसी कर सकेंगे। इस बारे में सीएम भूपेश बघेल की चर्चा हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, और इस पर अमित शाह ने कहा है कि जल्द ही निर्णय होगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि प्रदेश के लोगों की जल्द वापसी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये बड़ी और राहत की खबर कि छात्र और मजदूर अब जल्द वापसी कर सकेंगे अपने राज्य में। जी बिल्कुल, देखिए ये लगातार प्रयास चल रहे हैं कि एक दूसरे राज्यों के जो मजदूर जो है विभिन्न जगहों में फंसे हैं उसकी वापसी कैसे हो। तो इसको लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तब इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर चर्चा की है कि किस तरीके से इन मजदूरों को वापस लाया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगभग 25,000 से ज्यादा मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों के हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मजदूर जो है लगभग 22 राज्यों में फंसे हुए हैं, उनकी तादाद 50,000 से ज्यादा है। तो इन मजदूरों को कैसे लाया जा सकता है, इस पर बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है अमित शाह से। और बता दें कि राज्य की सरकार जो है लगातार जो दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं उनके अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं और खाद्य राशन सामग्री की व्यवस्था वहां के जो संबंधित राज्य के डीएम हैं उनसे बातचीत कर जो है पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है ताकि इन लोगों को कोई जो है परेशानी ना हो। और आज एक बार फिर से ये अमित शाह से बात हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि राज्य सरकार लगातार जो मजदूर फंसे हैं उनकी चिंता कर रही है और उन्हें लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले कि हमने देखा कि कोटा में राजस्थान के कोटा में जो फंसे हुए छात्र हैं जो मेडिकल के लिए जो है इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनकी वापसी के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। और हमने देखा कि यूपी है, महाराष्ट्र है जैसे और अन्य जगहों के जो छात्र हैं जो राजस्थान कोटा में पढ़ाई करते थे वो वापस आ गए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राज्य सरकार हर वर्ग के लिए चिंतित है, उनकी वापसी कैसे हो छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सौरभ, निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर किसी की चिंता है। लगातार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों की मदद भी की जा रही है, वहां तक कि उनको पूरी मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब राहत की खबर ये कि लोग वापस भी अब आ सकेंगे जल्द ही। तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिल्हा एसडीएम कार्यालय के सामने खुले रहती हैं होटलें एवं किराना दुकान। दुकानदार से पूछने पर उन्होंने बताया कि एसडीएम कार्यालय के बाबू ने हमें खोलने के लिए मौखिक रूप से परमिशन दिया है, लेकिन धारा 144 और जिले में लॉकडाउन का खुलेआम किया जा रहा है उल्लंघन। देखिए किस तरह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है और इसके बचाव के लिए शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी तरीके से जोर लगाकर काम कर रहे हैं और शासन द्वारा जिले में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है, जिसके बावजूद भी बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पत्थर खान भाटा मोहल्ला, जहां पर एसडीएम एवं तहसीलदार कार्यालय स्थापित है, जिसके जस्ट सामने यादव होटल एवं किराना दुकान है, जो निर्धारित समय से भी अधिक समय पर खोला जाता है। शासन ने सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का आवश्यक सामग्री वाले दुकानों को खोलने के लिए आदेशित किया है, लेकिन यहां पर एसडीएम एवं तहसील कार्यालय के सामने ही धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जहां पर ग्राम पंचायत पत्थर खान भाटा के कुछ जनप्रतिनिधि भी दुकान खुले देखकर भी वहां पर बैठे रहे, जिसके बाद दुकानदार से पूछा गया कि निर्धारित समय 12 बजे तक है, आपने शाम 5 बजे तक कैसे दुकान खोल रखा है। तब उन्होंने बताया कि एसडीएम ऑफिस के बाबू ने हमको खोलने के लिए बोला है, इस कारण दुकान खोले हैं। जिसके पश्चात थाना और एसडीएम कार्यालय की दूरी 200 से 300 मीटर है। उसी बीच एसडीएम कार्यालय और थाने के बीच 100 से 150 मीटर की दूरी पर लोग इकट्ठा होकर मेन रोड के किनारे बावन पत्ती का मजा ले रहे थे, जिसकी कुछ वीडियो हमने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया और वीडियो करते समय वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने दौड़ते हुए आकर मना कर दिया, इस कारण पूरा वीडियो नहीं बना पाए। नहीं तो अंदर से दे सकत हत ना कौन चपरासी कौन अधिकारी? मैं नाम ना मैं नहीं जाना, मैं क्या नाम लेकर चपरासी मन अरे नहीं, मैं अभी चूहा वहाँ ना कार्यालय चपरासी मन कहत ना सीधा महीना दिन हो गई सेवा। मतलब यहाँ चपरासी मतलब पहचान था जो के है खोले बर्तन? मैं उन बताऊँ मन तो चल रहे बाबू। नहीं पहचान था कि नहीं? अब पहचान हो का नहीं बता दूँ काही तक तो डेली खुला रही थी? नहीं खुला भैया, डेली में महीना दिन हो गया, आज खुले अभी मुसम साफ सफाई करे तब फिर मतलब कुछ देर हाँ पूछू ना नहीं, मैं आज खुले है 15 दिन महीना दिन हो गए। पहले तो मैं मोसाज खत्म हुई से ना दादा साफ सफाई आज करे हूँ, अब ऐसे नहीं खोला था मैं। वहीं बिल्हा क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत बिटकुली में मेन रोड में लगी तालाब पर भारी संख्या में लोग मछली मारते हुए नजर आए। वहां के सरपंच से बात करने पर बार बार बुनियादी कराए जाने की बात कही गई, लेकिन यहाँ के लोग बातों को नहीं मानते हैं, जिसकी सूचना मैंने बिल्हा टीआई प्रवीण राजपूत को दे दिया है। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम विश्वनाथ कौशिक। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत बिटकुली का सरपंच। कौन से पद में है आप? सरपंच। अच्छा, अभी 144 धारा लगा हुआ है ना? तो अभी अपन देखे हैं आपकी ग्राम पंचायत में यहाँ तालाब के पास भीड़ लगा हुआ था, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो रोज़ मुनादी हो रहा है। आज मैं स्वयं सुबह कोटवार के माध्यम से भी मुनादी करवाया हूँ। बार बार मुनादी करवाने के बाद भी ये लोग नहीं मानते। अच्छा, ग्राम पंचायत में क्या क्या और मतलब सुविधा दे रहे हैं आप? ग्राम पंचायत में सुविधा है, जिसको खाने के लिए उसको चावल दिए 5-5 किलो, दाल 1 किलो के हिसाब से, है ना। मास्क बांटे हैं, गाँव को सैनिटाइज किए हैं, है ना, ये तो किए हैं। अच्छा, अभी जैसे ये धारा लगा हुआ है तो इसमें शासन द्वारा आपके ग्राम पंचायत के लिए क्या निर्देश है? ग्राम पंचायत के भी निर्देश है, भीड़ में नहीं रहना है, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, ये वाला निर्देश है। जो भी बाहर जाना है तो बार बार बुनियादी करने के बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, उसके लिए आप क्या कदम उठाए हैं आगे? अब इनके लिए वही 112 बुला नहीं पड़ेगा, है ना। वही तो इसका निगरानी समिति बना है यहाँ? हाँ, समिति तो बना है। तो निगरानी समिति वाले यहाँ पर ध्यान देते हैं? अरे नहीं देते, समिति वाले कहाँ ध्यान देते हैं, कुछ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं समिति वाले, तो 2-4 आते हैं बस। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिल्हा एसडीएम कार्यालय के सामने धारा 144 का उल्लंघन करने वाले यादव होटल और किराना दुकान एसडीएम कार्यालय से 100 से 150 मीटर दूरी, पुलिस स्टेशन से 100 से 150 मीटर की दूरी पर बावन पत्ती का मजा ले रहे इन व्यक्तियों व ग्राम पंचायत बिटकुली में भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर मछली मारने वालों के ऊपर शासन प्रशासन किस प्रकार से और कब तक कार्रवाई करती है। बिल्हा से मरहन बंजारी की रिपोर्ट, आरजे झाझर। आज हमारे साथ द प्रिंट के साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का अभी तक का पूरे कंट्री में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। 81% डिस्ट्रिक्ट वहाँ ग्रीन जोन है, अब तक बेस्ट है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे अपने एक लेटर में कल कि 28 डिस्ट्रिक्ट में से 23 में कोई इन्फेक्शन नहीं है,
और 4 में काफी कम है, मतलब टोटल इन्फेक्शन अभी केवल 11 व्यक्तियों में वहां पे है। ये सच है सर? और कैसे आपने मैनेज किया है इसको? देखिए, अभी आपको लेटेस्ट जानकारी दूं कि जो 36 हमारे टोटल कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उसमें से 26 घर लौट गए हैं, केवल 10 बचे हैं। और जो हैं अभी हॉस्पिटल एम्स में हैं, उनके भी हालत सामान्य है। बहुत जल्दी स्वस्थ होने की संभावना पूरी की पूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे जिले में 23 ग्रीन डिस्ट्रिक्ट रहे हैं और 4 है वो ऑरेंज और 1 है वो रेड। तो जिसमें 4 जो जिले जहां पहले पाए गए थे, उसमें अभी कोई नया केस मिला नहीं है। वो पिछले 3 सप्ताह से ऊपर हो गया है, जिसमें 1 केस भी नहीं मिला है। जहां कोरबा जिले में जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी, अब उसमें भी अब जो नए टेस्ट आ रहे हैं, उसमें भी अब कोई नया केस नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि इतने कम केसेस कैसे हुए, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये 19 तारीख को ही 19 मार्च को पूरे प्रदेश में हमने 144 धारा लागू कर दिया था और साथ ही अपने राज्य की सीमाओं को सील कर दिया था, जिसके कारण से आवागमन अवरुद्ध हुआ और इसके कारण से दूसरे प्रदेश से जो आने वाले लोग हैं, जिसमें से कोविड-19 होने की संभावना थी, वो न्यून हो गई है। तो इस प्रकार से उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने लॉकडाउन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में गांव वाले ने खुद ही अपने गांव की सीमाओं को उन्होंने सील कर दिया, किसी को आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। और जो गांव के लोग बाहर गए थे, वो जब वापस आए तो उनको गांव के बाहर में ही उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन उसको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया गया। ये गांव वाले सबसे अच्छा इसको लॉकडाउन उन लोगों ने किया है, जिसका ये सुपरिणाम है। और सर, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के 5 दिन पहले ही हमने पूरे स्टेट में 144 लगा दिया था। जी हाँ, लॉकडाउन मतलब जो कर्फ्यू लगाने की बात है, वो हम लोगों ने 21 तारीख को कर दिया था और 144 है वो 19 तारीख को कर दिया था। तो उसके पहले ही हम लोगों ने कर दिया था। उसके पहले मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सब लोगों को जानकारी देने का काम किया कि क्योंकि ये बीमारी हमारे छत्तीसगढ़ या हिंदुस्तान की नहीं है, ये बीमारी जो विदेश से आ रहे हैं, हमारे ही नागरिक हैं जो विदेश यात्रा पे गए थे, ये वो लोग जो आए हैं उसके कारण से हुआ। तो हमारे यहाँ करीब 2100 लोग 1 मार्च के बाद से विदेश यात्रा किए थे। उन सबको या तो क्वारंटाइन में रखे या होम आइसोलेशन में रखे और जो लोग गए थे उनकी सबकी जांच किए। और हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसमें लक्षण पाया गया। जांच करने पे पता चला कि हाँ, ये कोरोना ये कैरियर है। सर, यूपी जैसा बड़ा स्टेट तो छत्तीसगढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की। ये एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए जी। ये मैं जानना चाहता कि सारे स्टेट से कंप्लेंट आ रहे थे कि उनके पास टेस्टिंग किट्स नहीं है जी। उतनी मदद, जैसे कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है कि सेंटर से मदद नहीं मिली शुरू में। इस तरह का कोई समस्या आपको छत्तीसगढ़ में आया सेंटर के साथ कोऑपरेशन में? देखिए, इसकी शुरुआती जानकारी हमको हो गई थी। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की, उसमें तो यही था कि ये जिसमें लक्षण पाए जाए, जिसको बुखार हो, जिसको सूखी खांसी हो, जिसमें सांस लेने की तकलीफ हो, तो ऐसे लोगों की ही जांच की जाए। जब लक्षण दिखाई दे तब उसकी जांच की जाए। और डॉक्टरों से बात किए तो किट बहुत लिमिटेड थे और भारत सरकार ही इसको सप्लाई कर रहा था। तो ऐसे में हम लोगों ने कहा कि जो बचाव के जो नियम है उसका पालन किया जाए। तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है और साफ सफाई है, हाथ मुंह धोना, इस पे हम लोगों ने ज्यादा जोर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई वैक्सीन तो है नहीं, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, पूरे दुनिया में नहीं हुआ है। तो बचाव के जो उपाय है उस पे हम लोगों ने ज्यादा जोर दिया और यही कारण है कि 2 करोड़ 80 लाख लोग हमारे प्रदेश में निवास करते हैं। उनके हम बचाव
कर पाए। गांव के लोगों को ये तुरंत समझ आ गया कि हमको तो शहर जांच कराना है तो शहर जाना पड़ेगा, यहाँ गांव में तो कोई स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी नहीं, और इस कारण से गांव के लोगों ने इसको ज्यादा अच्छे से लिया और पालन भी किया। सर, कई स्टेट्स में वो तबलीगी जमात की मीटिंग को लेके काफी हार्ट बर्न्स रहे, वो ब्लेम कर रहे हैं कि तबलीगी के कारण इतना कुछ हो गया। आपके यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुई तबलीगी जमात की मीटिंग के बाद? ये देखिए, तबलीगी जमात बहुत, मैंने शुरुआत में कहा कि जो विदेश से आए उसके कारण से ये वही, क्योंकि चीन से निकला, चीन से फिर अन्य देशों में, यूरोपीय कंट्री में, अरबियन कंट्री में, अमेरिका में, हिंद, ये सब फैलते गए। जो लोग गए वो लोग लाते गए और उसके कारण से बीमारी फैली। तो जो तबलीगी जमात के लोग हैं उसमें भी विदेश के लोग आए थे। जब हम छत्तीसगढ़ में 21 लोगों की जांच किए तो जो विदेशी नागरिक हैं उसकी सूची भारत सरकार के पास थी, उसकी जांच क्यों नहीं किया गया? और फिर जहां निजामुद्दीन में जो एकत्रित हुए थे उसको क्यों छोड़ दिया गया और सब पूरे प्रदेश में, सभी देश के सभी प्रदेशों में भेजा गया, उसको जाने दिया गया? हमारे प्रदेश में 107 लोग आए, 107 लोगों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में थे, सुकमा से लेके सरगुजा तक के प्रत्येक जिले, प्रत्येक शहर में थे। सबको ढूंढा गया, उसको क्वारंटाइन किया गया, उसके सैंपल लिए गए और उसमें एक व्यक्ति वो पॉजिटिव पाया गया और वहीं से फिर वो फैला और इस कारण से आंकड़े 36 तक पहुंचा। नहीं तो हमारे यहाँ तो 10-11 ही थे। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी कमी रही तबलीगी जमात की मीटिंग को रोकने में और वहां से जो स्प्रेड हुआ उसको रोकने में? यही सवाल यही उठता है कि जब आपको पता था कि विदेश के नागरिक यहाँ रह रहे हैं तो, और वो भी आपके नाक के नीचे दिल्ली में, तो उनको पहले इलाज कर लेना था। उनको वहां जो तबलीगी जमात में एकत्रित हुए थे उसको वहीं रोक लेते, पूरे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भेजने की जरूरत नहीं थी। इतनी बड़ी बीमारी कैसे फैलती? हमारे भी 107 लोग आए, तुरंत हम लोगों ने उसको होम क्वारंटाइन किया और पूरे नजर में रखे रहे, उसके सैंपल लिए, सब जगह जा जाके भेजना। मतलब बहुत बड़ा प्रदेश है हमारा, भले जनसंख्या के हिसाब से भले 2 करोड़ 80 लाख है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा है हमारा प्रदेश। तो सब जगह भेजना, उसके सैंपल लाना, उसकी जांच करना, ये तो कठिन कार्य हुआ, सभी को खोजना। फिर बीच में ये हल्ला हो गया था कि आंध्र प्रदेश के जो अधिकारियों ने वहां के जो फोन डंप किए थे, टावर डंप किए, तो उसमें ऐसे नाम आ गए थे जिसमें ये बताया गया कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन भारत सरकार से और जो सूचना आई वो केवल 107 था। कुछ लोग कोर्ट भी चल दिए थे कि इतने अधिक लोग हैं, बचत लोग कहाँ हैं। हम लोगों ने जवाब दिया भाई कि केवल 107 की सूची है और सब लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और सबकी जांच हो रही है। 100% आपने आइडेंटिफाई कर लिया? 100%? हाँ, जितने हैं वो सबको जांच कर ली गई। कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश भी की लेकिन वो असफल हुए। सर, आपके कुछ मैं लेटर्स देख रहा था जो कि आपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है और लोगों को, इसमें आप 2-3 चीजें जो कह रहे हैं। एक तो कि अब जो ऑलमोस्ट ग्रीन जोन पूरा स्टेट हो गया है छत्तीसगढ़, इसके बाद आप बिजनेस एक्टिविटी जो ये सारा आप चालू करना चाहेंगे। और दूसरी चीज जो आप रेज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, कि 30,000 करोड़ की जरूरत है, इमीडिएटली 10,000 करोड़ दो बिजनेस और इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि अगला क्या कदम होगा आपको इसमें? देखिए, आज पूरे व्यापार है, व्यवसाय है और इंडस्ट्री है, वो सब बंद है। सारे मजदूर या तो घर बैठे हैं या अपने प्रदेशों में चले गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। हमारे यहाँ उत्पादक राज्य है, हमारे यहाँ सीमेंट है, एल्युमिनियम है, आयरन है, वो सारे उत्पादन होते हैं। हमारे यहाँ कोल है, पूरे देश भर में कोयला जाता है। तो ये सारे उत्पादन प्रभावित हुए हैं और इसको बहुत सारी यूनिट बिल्कुल बंद हैं। तो बंद होने से अब उसको फिर से शुरू करना एक कठिन काम है। बिना आर्थिक सहयोग के कैसे संभव होगा? इसलिए हमने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है, क्योंकि सारे टैक्सेस
तो आप वसूल करो। आवक तो बिल्कुल बंद है, न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि किसी भी राज्य के आवक बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। तो ऐसे में फिर से शुरू करना है तो भारत सरकार से ही सहायता की उम्मीद की जा रही है और हम कर रहे हैं। सर, जहाँ तक मुझे याद है आपका जो इंटरेक्शन हुआ था प्रधानमंत्री जी से, उसमें भी आपने रेज किया था कि जीएसटी के इतने ड्यूज हैं हमारे। जी, जीएसटी के करीब 2000 करोड़ हमारे ड्यूज थे और उसमें करीब 1500 करोड़ अभी मिला है। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के पैसे कुछ आए तो जो बजट में आता है वही आया है, अतिरिक्त तो कुछ नहीं आया है। ये तो हमको मिलना था। अब दूसरा अब ये है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी कम हो गई है, तो आने वाले समय में जो हमको टैक्स जो 90% रिटर्न हो जाता था वो टैक्स ही नहीं जाएगा तो रिटर्न क्या होगा। तो ऐसे में भारत सरकार से ही मदद की मांग हमने की है। तो इसमें भारत सरकार के रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप काफी 2-3 सप्ताह से आप इस बात को आप कह रहे हैं, कुछ आपके बाकी मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट्स के वो भी कह रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ रिस्पांस हमने इधर से सुना नहीं है। आप लोगों की कोई बातचीत हुई है फिर सेंटर से इसको लेकर? देखिए, जब सभी राज्य मांग करेंगे तो भारत सरकार विचार करेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और सर, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप किस तरह का रेस्ट्रिक्शन ईज करना आप चाहेंगे? देखिए, कुछ एक्टिविटी खुली है। हमारे जो 23 जिला जो बिल्कुल ग्रीन जिला है, हमने भारत सरकार से भी यही आग्रह किया है कि उनको वहाँ सारी एक्टिविटी शुरू करना चाहिए और जिले के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट आवागमन शुरू होना चाहिए, जिससे फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू हो सके, जनजीवन सामान्य हो सके। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां मनरेगा का काम हमने शुरू किया है, कृषि कार्य की शुरुआत हुई है, तो उसी प्रकार से जो ग्रीन जोन है उसमें पूरी तरह खोलना चाहिए। जो ऑरेंज जोन है उसमें भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, क्योंकि नए केस हमारे 3 सप्ताह हो गए मिला नहीं है। तो यहाँ भी व्यवसायिक गतिविधि और औद्योगिक गतिविधि करने की छूट मिलनी चाहिए। सर, 3 मई के बाद जबकि लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद आप किस तरह का फुल रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करना चाहेंगे या किस तरह की स्ट्रेटेजी आप चाहेंगे कि भारत सरकार या आप खुद ही कैसे उठाना चाहेंगे? देखिए, 3 मई के लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमारे प्रदेश में यदि एक भी केस नहीं आता, उसके बाद भी हम राज्य की सीमा को सील करके रखेंगे। अच्छा। क्योंकि देश में यदि एक भी कोरोना पॉजिटिव है तो उसके बढ़ने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए हम प्रदेश से बाहर के आवागमन को बिल्कुल पूर्णतः बंद करके रखेंगे। भारत सरकार खोल भी देता होगी। कितने दिनों तक से? जब तक कि भारत में एक भी कोरोना पॉजिटिव या वैक्सीन न मिल जाए। यदि वैक्सीन मिल जाता है, इलाज हो जाता है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो जैसे मलेरिया का इलाज हो रहा है, डेंगू का इलाज हो रहा है और इन्फ्लुएंजा का इलाज हो रहा है, उसकी दवाइयां हैं। उसी प्रकार से यदि कोरोना कभी यदि वैक्सीन मिल जाता है तो इसको फिर खोला जा सकता है। सर, आप चाहेंगे कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या 3 को खोल दिया जाए? बाकी उसको तो आप राज्यों पर भी काफी कुछ छोड़ा जाना चाहिए। राज्यों को उनके जो परिस्थिति है कि कौन सा जिला है, कौन सा क्षेत्र है और कौन सा सेक्टर है, उसको खोलने के लिए राज्य सरकारों को ये अधिकार मिलना चाहिए। यही सर, लेकिन जब केरला ने ये किया, केरला ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा रिजर्व कर दिए, तो फिर सेंटर से लेटर गया आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको लगता है भारत सरकार तो ज्यादा सख्ती से, वो फेडरल स्पिरिट की जो बात होती है स्टेट्स के साथ मिल के काम करने की, वो आपको ये दिख रहा है फेडरल स्पिरिट भारत सरकार के रवैये में? जैसे केरल सरकार पे रोक लगाया है तो उसी पर यूपी सरकार है, वहां पे आपने रोक नहीं लगाया। आप जाके बस से दूसरे राज्य से अपने लोगों को ले आए, लेकिन भारत सरकार उस समय चुप है, मौन है। आप भी 1000 स्टूडेंट्स आपके भी कोटा में फंसे हुए हैं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने बात की कि मेरे यहाँ मेरे प्रदेश के मजदूर भी बाहर हैं, हमारे छात्र छात्राएं भी बाहर हैं, हमें लाने की अनुमति मिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं इसमें होम मिनिस्टर? उसमें उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी आपके चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। और ये सर एक कई राज्यों से सुनने में आ रहा है, आपके वेस्ट बंगाल काउंटर पार्ट है ममता बनर्जी, वो कह रही हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, सेंट्रल टीम को स्टेट्स में भेजने की क्या जरूरत है? आपको लग रहा है कुछ राजनीति चल रही है कोविड मैनेजमेंट में?
नहीं, यदि सेंट्रल को यदि अपने सो मोटो होके किसी राज्य में जाना है तो राज्य सरकार को विश्वास में ले लेना चाहिए जी। उसमें विश्वास में लेने में क्या दिक्कत है? किसी को एक टेलीफोन ही करना है, एक पत्र भेजना है। आज कोई पत्र कोई 8 दिन में तो नहीं जाता, वो तो तुरंत पहुंच जाता है, तुरंत बात हो रही है। तो तत्काल विश्वास में लेके अध्ययन करने यदि केंद्रीय टीम आती है तो किसी को विरोध थोड़ी करेगा। लेकिन आप यदि विश्वास में नहीं लेंगे तो ये तो गलत बात, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अच्छा, पिछले 4-5 सप्ताह से माइग्रेंट का क्राइसिस जो है सो खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी आवाजें उठ रही है चारों तरफ से। आप कैसे इसका सोल्यूशन चाहेंगे? क्या हो सकता है उनके लिए? माइग्रेंट लेबर का जी, जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे राज्य के जो मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं उनको भी लाने को हमको अनुमति दी जाए, हम उसे भी लाएंगे। पढ़ रहे थे कि 12 साल की बच्ची मतलब पैदल तेलंगाना में चलते चलते छत्तीसगढ़ आई और फिर देहांत हो गया। फिर बहुत दुखद है, बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई कि हमारी बच्ची जो 100 किलोमीटर पैदल चल के आई और घर पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। वो क्षेत्र आप जानते हैं कि बहुत ही संवेदनशील है, नक्सली इफेक्टेड है, जंगल भी खूब है। और हम तो अपने यहाँ के सारे जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उसके बहुत बड़े इंतजाम कर रहे हैं, किए हुए हैं। उनके भोजन, रहने, खाने पीने और मनोरंजन तक की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। अच्छा, हम उम्मीद करते थे कि दूसरे राज्य इस प्रकार से करें, लेकिन अब 12 साल की बच्ची कैसे आ गई निकल के वहां से, अब वो एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि 12 साल की बच्ची वहां से निकल के आई और उसकी मौत हो गई। सर, ओवरऑल एक रवैया जो शुरू से रहा है कोविड को लेके सेंटर का और स्टेट का, मैं बोल रहा इसमें आप संतुष्ट हैं जिस तरह से सेंटर ने इसको हैंडल किया है? देखिए, शुरुआत में जो किया वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि रात को 8 बजे कह रहे हैं कि 12 बजे लॉकडाउन। जी, ये यदि इसको आप मजदूरों को आने जाने की व्यवस्था या उनके जिस व्यवसायिक केंद्र में वो जो मजदूर काम कर रहे हैं या फिर जिस औद्योगिक इकाई में वो काम कर रहे हैं, यदि उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था की बात कह देते और उसके आने जाने के 4 दिन पहले ही जो 24 तारीख का आपने किया उसको 20 तारीख को कह दे भाई 24 तारीख के लॉकडाउन होगा, तब तक के आप अपने अपने घरों में पहुंच जाए और जो लोग जा रहे हैं राज्य सरकारों को कहते हैं उसको क्वारंटाइन में रखिए ताकि वो यदि कैरियर है तो बीमारी ना फैले। इतना निर्देश 4 दिन पहले कर देते तो सब ट्रेन से, प्लेन से, सड़क मार्ग से अपने अपने घरों में पहुंच जाते। संकट के समय हर आदमी चाहेगा कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। आज जो लाखों लोग फंसे हैं उसके मानसिक तनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। जो उस दौर से गुजर रहे हैं वही समझ सकता है। सेंटर से जो आया कि बर्तन बजाइए, बत्ती बुझाइए, इस तरह के स्टेप्स का ग्राउंड पे कोई असर पड़ा सर? देखिए, इसमें आप ताली बजाइए और थाली बजा के लोग फिर जुलूस निकाले, पटाखा फोड़े, तो इससे तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आप कर रहे थे वो तो खत्म हो गया। तो ऐसे समझ आया कि भाई सरकार ने कहा कि थाली बजाने के लिए, अब थाली बजा दिए, अब कोरोना भाग गया। तो उन दिमाग में दिए, उसके बाद फिर घरों से निकले और सब पटाखा फोड़ने लगे, बाजा गाजा बजाने लगे, नाचने लगे। ये ठीक है, मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई कोरोना भागने वाला नहीं है। सर, कल प्रधानमंत्री जी को आपने एक लेटर लिखा है जिसमें कह रहे हैं कि CSR का जो फंड आता है आपके स्टेट से, आप ही के स्टेट को मिलना चाहिए। इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है? भाई, CSR फंड जो है वो उस क्षेत्र में जहां औद्योगिक क्षेत्र इकाई लगी हुई है उससे उस क्षेत्र के सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए, उसके विकास के लिए है। अब उस सारे CSR के फंड हमारे यहाँ सारे प्लांट लगे हुए हैं, वो एक पैसा हमको नहीं दे रहे हैं और सारा पैसा है वो प्रधानमंत्री कोष में चला गया। तो उसके दायित्व तो यहाँ का भी है। जो यूनिट लगा हुआ है, मान लो NMDC है, 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, या फिर बाल्को है, यहाँ के एल्युमिनियम है, यहाँ के लोग प्रदूषण को झेल रहे हैं, यहाँ भी बीमारी है, कोरबा में है,
कोरबा में जिस जिले में जो रेड जोन में आता है वहीं बालको है। अनिल अग्रवाल जी ने 100 करोड़ रुपए दिया भारत सरकार को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या छत्तीसगढ़ या कोरबा जिले के लिए नहीं है? और उसको वो पूछते हैं तो भाई हमको तो भारत सरकार ने मना किया है। अच्छा, आपकी बात हुई थी उनसे? मैं उनसे बात तो नहीं किया था, लेकिन मेरे अधिकारी संपर्क किए थे। एनएमडीसी से बात की, मंत्री जी से बात, मैंने कहा एनएमडीसी में तो जो मंत्री हैं जी, उनसे मेरी बात हुई थी कि भाई जब एनएमडीसी यहाँ से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, भारत सरकार को दे तो हमको भी दे जी, राज्य सरकार को। तो इतना माइंड रिच स्टेट है छत्तीसगढ़, फिर भी आपको लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर डायरेक्ट नहीं आ रही है आपको मदद करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार मना कर रही है, क्या ये कह रहे हैं आप? अब वो लिखित में तो कोई बात कहेंगे नहीं साहब जी, लेकिन बातचीत में स्वीकार कर ही रहे हैं। यदि उसके व्यवहार देखिए, यदि होता तो दे नहीं देते हमको जी। सर राज्य के साथ मिलकर काम करना है जी, देते नहीं। भिलाई स्टील प्लांट है, बालको है और दूसरे एनएमडीसी है, एसीसीएल थोड़ा बहुत दिया हम लोगों को। तो क्या कोलफील्ड है, भारत सरकार की तरफ से इनको फोन जाता है, मैसेज जाता है कि आप स्टेट को नहीं, आप हमें भेजो पीएम रिलीफ? ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं आरोप भी नहीं लगा सकता, लेकिन उनके व्यवहार से तो ये स्पष्ट हो गया कि हमें मदद नहीं कर रहे हैं। जिस राज्य में खदान है वहां मदद नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब तो यही होता है। सर मुझे पता है आप काफी बिजी हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन में पूछ के आपको मैं छोड़ दूंगा। ये आज काफी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से आपके न्यूज एंकर हैं, उसके खिलाफ काफी केसेज हुए हैं, सुना मैंने, वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, ये क्या हो रहा है? देखिए, किसी भी एंकर को तटस्थ होना चाहिए जी। जिस प्रकार से बदतमीजी पूर्वक टेबल ठोक ठोक के वो बात कर रहे हैं, ये कोई एंकर तो नहीं हो सकता। एंकर का काम नहीं है। आप भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इस प्रकार से तो नहीं कर रहे हैं आप जी। लेकिन यदि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो दुर्भावना फैलाने का कोशिश अर्नब गोस्वामी ने किया है, तो उसके खिलाफ तो एफआईआर होगा ही। क्या है, किस बात से ऑब्जेक्शन है, उन्होंने क्या किया है? अब वो तो आप देख लीजिए साहब, आप एंकर है, ज्यादा अच्छा, मेरे ज्यादा अच्छा आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं क्या आपत्तिजनक है, क्योंकि एंकर का क्या धर्म है ये, क्योंकि वो भी एंकर है और आप भी हैं, तो आप ज्यादा अच्छा निर्णय कर पाएंगे। तो इसमें क्या सरकार की तरफ से कोई एक्शन होगा उस एफआईआर पे या फिर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? और एफआईआर का होगी, सरकार का एफआईआर होता है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, फिर आपको बहुत बहुत बधाई इतना बढ़िया कोविड मैनेजमेंट के लिए। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रम झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन को पालन कराने एसडीएम क्षत्रिय ने संभाला मोर्चा। ज्ञात हो कि देश में व्याप्त वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के खिलाफ जहां केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसे लॉकडाउन में मिलने वाली छूट ने लोगों को गफलत में डाल दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। इस जानकारी से लोग सड़कों पर निकलते नजर आए एवं बाजार पहुंच गए, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर एसडीएम ब्रिजेश सिंह ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए समझाइश दी। नगर के मुख्य मार्गों एवं गलियों में मोटरसाइकिल से भ्रमण कर दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए उन्हें पालन करने की समझाइश दी गई। वहीं नगर में अनुचित रूप से मोटरसाइकिल में घूम रहे लोगों पर शक्ति बरतते हुए पूछताछ की गई, जिस पर ठोस वजह नहीं होने के कारण दंड स्वरूप उन्हें उठक बैठक कराया गया, जिसमें कुछ लोग गाड़ी छोड़कर भाग निकले
निकले, जिसके संबंध में थाना पथरिया को सूचित किया गया। वहीं शासन की योजना उज्ज्वला गैस के लिए लगातार पथरिया गैस एजेंसी में भीड़भाड़ एकत्रित हो रहा है। उसके लिए भी पथरिया एसडीएम ने एजेंसी में जाकर एकत्रित भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार लोगों को मास्क पहनने पर जागरूक किया गया एवं मास्क न पहनने वालों को एवं मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को सख्ती के साथ समझाइश देकर वापस घर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में एसडीएम ब्रिजेश सिंह के साथ तहसीलदार हरिओम द्विवेदी एवं सीएमओ पथरिया रमेश पांडे, नगर के पुलिस प्रशासन एवं नगर पंचायत के अन्य कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन को पालन कराने एसडीएम क्षत्री ने संभाला मोर्चा। ज्ञात हो कि देश में व्याप्त वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के खिलाफ जहां केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसे लॉकडाउन में मिलने वाली छूट ने लोगों को गफलत में डाल दिया है। देखिए रिपोर्ट। सभी पैकेट में चावल, आटा, तेल, आलू, मिर्च, हल्दी, साबुन, निरमा, शैम्पू, जलजीरा, हिमगंगे तेल उपलब्ध कराया गया है। कार्यालय एसडीएम पथरिया श्री ब्रिजेश सिंह छत्री के कार्यालय में 75 पैकेट राशन सामग्री सौंपी गई है। साथ ही उप तहसील कार्यालय सरगांव में नायब तहसीलदार श्री दिलीप खांडे को 75 पैकेट राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया, जिसे प्रशासन द्वारा सरगांव व पथरिया के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को उक्त राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। आज की कार्यक्रम में बिल्हा छाया विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला, पथरिया नगर पंचायत अध्यक्ष श्री ग्वालदास अनंत, नेत्राम साहू, सरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव मोहन लहरी, लक्ष्मीकांत पाठक, लखेश्वर पाठक सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूं कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस से उत्पन्न प्राकृतिक आपदा के बीच पथरिया विकास खंड में शासकीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त कर्मचारी मोर्चा पथरिया ने शासन को 150 पैकेट राहत सामग्री सौंपा है। देखिए रिपोर्ट। सभी पैकेट में चावल, आटा, तेल, आलू, मिर्च, हल्दी, साबुन, निरमा, शैम्पू, जलजीरा, हिमगंगे तेल उपलब्ध कराया गया है। कार्यालय एसडीएम पथरिया श्री ब्रिजेश सिंह छत्री के कार्यालय में 75 पैकेट राशन सामग्री सौंपी गई है। साथ ही उप तहसील कार्यालय सरगांव में नायब तहसीलदार श्री दिलीप खांडे को 75 पैकेट राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया, जिसे प्रशासन द्वारा सरगांव व पथरिया के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को उक्त राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। आज की कार्यक्रम में बिल्हा छाया विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला, पथरिया नगर पंचायत अध्यक्ष श्री ग्वालदास अनंत, नेत्राम साहू, सरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव किट्टू तिवारी, उपाध्यक्ष सुशील यादव, तहसीलदार दिलीप खांडे, सीएमओ रोहित साहू, एबीओ रामजी पाल व संयुक्त मोर्चा के रामाधार कर्माकर, गुनाराम निर्मलकर, मोहन लहरी, लक्ष्मीकांत पाठक, लखेश्वर पाठक सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे झाझर में। और जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम का नाम है सामान्य परिचर्चा। और पूरे क्षेत्र में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कोरोना महामारी पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक महामारी का रूप इख्तियार कर ली है। इस वजह से जो हमारा सामान्य परिचर्चा जो लाइव कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का जो प्रारूप है, जो ढांचा है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो कॉल के थ्रू, और कुछ नया करने की हमने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको छॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, यह इस विषय को लेकर क्या सोचती है इस वक्त जब किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में हैं, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना ही कहीं से पैसे आने हैं। ऐसी स्थिति में फिल्मी हस्ती सामान्य लोगों के बारे में क्या कुछ सोचती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि कौन कौन आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले विजेता मिश्रा जी हमसे जुड़ने वाली हैं। ये कलाकार हैं, बहुत सारे पिक्चर इनके लगातार आते रहते हैं। आप प्रकाश अवस्थी जी को बखूबी जान रहे हैं, प्रकाश अवस्थी से हमारी बात होगी। इसके साथ ही साथ नए उभरते कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं। ये सहायक डायरेक्शन के रूप में काम कर रहे हैं, डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अभिनेता भी हैं। आपको जानकारी दे दें कि इनकी एक नई मूवी आने वाली है। उसका रिलीजिंग डेट जो था वो अभी कोरोना के बीच में ही था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी जो मूवी का जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। पिक्चर का नाम है जानू आई लव यू। इनके हीरो हैं, राइटर हैं, नाम है इनका तेजस गोयल। तो हम तेजस गोयल जी से भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विजेता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेता जी, एक तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगी कोरोना को लेकर, किस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है? फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं कोरोना को लेकर? जी, मैं कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर, सफाई कर्मी सबको दिल से सल्यूट करती हूँ और उनको दिल से मानती हूँ, इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार से दूर होकर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख के, और हम लोग को किसी अपने परिवार के साथ हैं घर पे, तो हमको इतनी परेशानी नहीं जा रही है। और वो सोच भी नहीं रहे, अगर वो वहाँ पे हैं और सब मरीजों की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर लोग, तो उनको भी कोरोना हो सकता है। पुलिस लोग बाहर में खड़े हैं, सबको अलर्ट कर रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए, बाहर मत निकलिए, उनको भी कोरोना हो सकता है। लेकिन वो सब ये नहीं सोच रहे हैं, ना डर रहे हैं, और वो हमेशा भारत की देश का साथ दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, उनको दिल से सल्यूट करती हूँ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री बहुत कुछ सोच रही है इस वक्त कोरोना को लेकर, मूवीज़ को लेकर बहुत सारे अभी क्षतियों का सामना आपको करना पड़ा है। तेजस गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं, आपकी इंडस्ट्री क्या सोचती है? आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सहायक डायरेक्टर के रूप में भी काम किए हुए हैं मूवी में। तो इस वक्त इंडस्ट्री क्या सोच रही है लॉकडाउन को लेकर और कोरोना को लेकर? जी सर, फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे पहले इन सबका बहुत मान करती है, बहुत सम्मान से देखती है। एज अ मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उन सबको, क्योंकि सर आज देश के असली हीरो कौन है ये समझ में आ रहा है। आज जो ये कोरोना नाम की फिल्म पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है ना, उसके असली हीरो तो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स का स्टाफ प्लस मीडिया, ये है असली हीरो। तो इनको तो यानी कि वाकई में कहा जाए कि भगवान है या भगवान के दूत है, हम तो उसी नजर से देखते हैं सर। हमारे लिए तो ये असली हीरो है और यही हम मानते हैं। चलिए, तो तेजस, आपने जैसा बताया कि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं पूरे क्षेत्र में, लॉकडाउन की स्थिति है, जो किसान हैं बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर पिक्चरों की दुनिया की अगर बात करें, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की छॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको किस प्रकार से क्षति हो रही है? क्या इस क्षति की भरपाई किसी रूप में की जा सकती है? क्या लगता है आपको, क्या कोरोना के दौरान जो क्षति हो रही है आप लोगों को, उसकी भरपाई कभी होगी? जी सर, इसकी भरपाई ऐसी है कि अगर मान के चलो कोई 10,000 महीना कमा रहा है तो उसका 10,000 का नुकसान हो रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसका 1 लाख का नुकसान हो रहा है। तो इसकी तो भरपाई होना मुश्किल है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा कुछ महीने लगेंगे पटरी पे गाड़ी आने में, और
एक चीज़ मैं मानता हूँ, नुकसान को भूल जाओ, क्योंकि हमारी जान बच गई। कोरोना से हम संक्रमित नहीं हुए, हम बच गए, वही बहुत बड़ी चीज़ है, वही हमारी इनकम है मान के चलो। क्योंकि जान है तो जहान है, और पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत क्षति हो रही है, लेकिन जान है तो जहान है, ये वाली बात है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है इस समय अपनी जान की रक्षा करना, और बाद में पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आप राइटर हैं, आप नए नए थॉट्स लेकर और कॉन्सेप्ट लेकर आप नए नए जो कॉन्सेप्ट है उसको सामने लेकर आते हैं, आप पिक्चरों का राइटिंग करते हैं। इस दौरान जो अभी विश्वरूपी जो इतिहास हम बनते हुए देख रहे हैं, आज से अगर हम पीछे अगर देखते हैं, साल देखते हैं, 10 साल देखते हैं, 100 साल की अगर बात करें, तो इस प्रकार की त्रासदी वाली स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन चूंकि अब इस विश्वरूपी जो इतिहास बन रहा है इसका हम हिस्सा बनने वाले हैं, ऐसे में एज अ राइटर क्या आगामी दिनों में जब स्थिति परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री से कोई ऐसा पिक्चर निकल कर आ सकता है क्या जो कोरोना और लॉकडाउन के ऊपर बेस्ड हो? क्या कहेंगे आप इस विषय में? जी जी सर, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। एक अच्छे राइटर की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छी राइटिंग की। दरअसल मेरी फिल्म जो है जानू आ रही है, उसमें भी हमारी डेली जो हमारे साथ घटनाएं होती है उसके हिसाब से ही बनी है, और एक फिल्म और राइट करके रख चुका हूँ जो इसके बाद बनने वाली है। वो भी हमारे जीवन में होने वाले रोज़मर्रा के काम की वजह से हो रही है। और नेक्स्ट फिल्म जैसे आपने कहा कि कोरोना के ऊपर बन सकती है क्या, तो इसके ऊपर सर अभी हमारी क्या अभी सबकी रिसर्च चल रही है कि इसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी बात, अभी जो हैकिंग वगैरह के मामले चल रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक हमारे सीजी में कोई फिल्म बनी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मैं एक स्टोरी अभी लॉकडाउन में लिख रहा हूँ। हैकिंग के ऊपर एक स्टोरी बहुत ही जल्द आपको शायद 2020 के एंड में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आगामी दिनों में आपने जैसा बताया कि इस थॉट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी पिक्चरें बन सकती हैं। आपने खुद कहा कि आप पिक्चर बनाने वाले हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप लिखने वाले हैं। बहुत अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि ये जो विषय है या ये जो अभी समय है, ये समय हर कोई देख रहा है। बच्चा गांव की अगर बात करें, सभी इस चीज़ को जान रहे हैं। तो निसंदेह जो मूवी इसके ऊपर आएगी वो हिट तो अभी से है मान के चलें, और जानकारी आप पहुंचाने वाले हैं। वो जानकारी जो अभी घरों में बैठकर लोगों को नहीं हो रही है, तो जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आएगी और वो लोग देखना भी पसंद करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तेजस एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। तेजस से हम सवाल करते हैं, लॉकडाउन में तेजस अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो लॉकडाउन में सैलून बंद हैं, ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं। ऐसे समय में जब सारी चीज़ें बंद है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की होती है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कलाकार हैं हमारे, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्यूटी पार्लर्स की और आपके सैलून्स की, बंद है। ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे? अभी की स्थिति ऐसी सर, मेरे बालों को आप देखेंगे बहुत बढ़ गए हैं, है ना। और शेविंग का तो ऐसा है सर कि मैं खुद शेव कर लेता हूँ, इसलिए घर में ही शेव बना लेता हूँ अपने शेविंग के लिए, अपने ग्रूम के लिए, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब क्या करें, अब करना तो पड़ेगा, लॉकडाउन में साथ तो देना पड़ेगा। जी तेजस, पुरुषों की स्थिति तो ठीक है, चलिए पुरुष मेंटेन कर लेते हैं, वो घर में सेविंग कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ों को कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहूँगा, महिलाओं की स्थिति क्या हो रही होगी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? जी कुछ नहीं सर, मैं कहता हूँ ये इतना कहूँगा कि खेत में खरपतवार बढ़ गई है और कटाई के लिए अभी मजदूर मिल नहीं रहे हैं ऐसा है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, खरपतवार बढ़ गया है और अब खरपतवार हटाने के लिए मजदूरों की कमी हो गई है, मजदूर नज़र नहीं आ रहे। जी बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा, खरपतवार। चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए, मजाक की बातें बहुत हो गई, हमने बहुत सारी विषय पे चर्चा किया। एक अब जिम्मेदारी भरा सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगा। मजदूरों के विषय में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या सोचती है, मजदूरों की स्थिति कैसी है, और क्या कुछ उनको रिकवर करने के लिए, उनकी जो मागी हालत है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनमें सुधार लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप? किसानों को लेकर सर हम रोज प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो और लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म हो,
और किसान बेचारे हमारे किसान भाई अपने काम धंधे पे लौटे। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ, सिवाय इसके सर हमारे पास कुछ नहीं है, हम जाकर खेत में नागर चला नहीं सकते, तो हम सिवाय प्रार्थना के कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि ईश्वर उनकी हर संभव मदद करे कि उनको खेती के लिए समय मिल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, गर्मी अभी तक जो आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं है, धीरे धीरे आगे आ रही है। बरसात जब खत्म होनी थी वो खत्म हुई नहीं, थोड़ी आगे आ गई। तो मैं तो कहता हूँ अभी जो समय, ये जो थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हुआ है, ये चीज़ किसानों के लिए फायदेमंद होगा कि अगर 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन अगर वो लेट हो गए हैं तो भी उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो खेती 40 दिन आगे भी करेंगे तो भी उनको शायद फर्क ना पड़े, शायद उनकी फसल अच्छी आएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। मतलब फिल्म इंडस्ट्री को भी किसानों की चिंता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि किसानों के विषय में भी सोचना चाहिए। समय रहते उनको ये समय दे दिया गया है, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, अब उनको खेतों में जाने का परमिशन दे दिया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा लेट हुए हैं, अगर ये चीज़ें पहले कर दी जाती तो ज़्यादा और अच्छा रहता। लेकिन जान है तो जहान है, जैसा आपने पहले भी कहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, इनको हम हर हमेशा भारी मात्रा में टैक्सेस देते रहते हैं और उनके राजकोष में हमारा जो धनराशि है, पैसा है, वो जमा होते रहता है। लेकिन अब जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे समय में जब हमारे पास ना पैसे हैं, ना खाने के लिए सामान है, तो जो हमारे द्वारा टैक्स जो पे किया गया है, जो राजकोष में रखा हुआ धन है, उससे हमारी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, ना कि जो डायरेक्ट अपील की जा रही है कि आप राहत कोष में, सीएम राहत कोष में, पीएम राहत कोष में पैसे जमा करें। क्या लगता है आपको, ऐसे समय में ऐसा अपील किया जाना सही है? हाँ सर, ये बहुत बढ़िया विचार है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम कुछ कलेक्शन करके सीएम राहत कोष में या प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ जमा कराएं, और हमको कराना भी चाहिए, क्योंकि हम तो हमारा घर 2-4-6 महीने साल भर चला लेंगे, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे हैं जो नहीं चला पाएंगे, या कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी है जो कुछ 2-4 महीने चलाने के बाद वो बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। तो उनके लिए सब करना चाहिए, और हो सके तो अपने आसपास भी कुछ लोग ऐसे, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्ट मदद नहीं पहुंचती, तो उनको भी मदद करिए आप। सबसे पहले अपने आसपास भी देखिए। जी चलिए, तो जैसा आपने कहा कि सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है ये काफ़ी हैं, ठीक ठाक हैं, और इन्हें और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सही है, दोनों प्रकार की मदद करनी चाहिए। आप चाहें तो डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो सीएम राहत कोष जो है, पीएम राहत कोष है, उसमें भी आप धनराशि जमा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए, तो तेजस, जाते जाते मेरा आपसे सेकेंड लास्ट सवाल है, कोरोना वॉरियर्स को लेके आप क्या कहते हैं? कोरोना वॉरियर्स को लेके आपकी सोच क्या है? क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, नर्सों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, या फिर हमारे पुलिस महकमा की बात करें, जो सड़कों पर दिन रात एक करके आपको घरों में रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन कोरोना वॉरियर्स को लेके, मीडिया को लेके क्या कहेंगे आप? जी सर, फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे पहले इन सबका बहुत मान करती, बहुत सम्मान से देखती है, एज अ मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उन सबको। क्योंकि सर आज देश के असली हीरो कौन है ये समझ में आ रहा है। आज जो ये कोरोना नाम की फिल्म पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है ना, उसके असली हीरो तो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स का स्टाफ प्लस मीडिया, ये है असली हीरो। तो इनको तो यानी कि वाकई में कहा जाए कि भगवान है या भगवान के दूत है, हम तो उसी नज़र से देखते हैं सर। हमारे लिए तो ये असली हीरो है और यही हम मानते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि जो पुलिस वाले हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह करे बगैर लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स की बात करें, नर्सों की बात करें, आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दें कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी नर्सें हैं जो कि अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे रहे, लेकिन अगर हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूं तो इटली की अगर बात करें, फ्रांस की अगर बात करें, तो वहाँ पर ऐसे डॉक्टर, ऐसे नर्सें रही हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को कोरोना से मुक्त किया, उनका इलाज किया, और वो लोग इलाज होके ठीक होके चले गए। लेकिन उस बीमारी ने, उस वायरस ने उन डॉक्टरों को, नर्सों को अपनी आगोश में ले लिया, और उस बीमारी की वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो जिनके द्वारा कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है, चाहे हम पुलिस महकमा की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, नर्सों की बात करें। जो दूध वाला है आपके लिए सवेरे अपनी जान पर खेल कर आपके घर में चाय बने करके वो दूध छोड़ के जा रहा है, आपके घरों में अनाज की
की कमी ना हो, सब्जी आपको डेली पहुंचाया जा रहा है। अखबार वालों की अगर बात करें, मीडिया की बात करें, तो आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े करके वो सभी क्षेत्र की खबरों को आपके घर तक पहुंचा रही है। तो ये एक अच्छी बात आपने कही। चलिए, तो तेजस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातें करने के लिए। जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, आरजे रमझाझर के विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनने से पहले हमने हमारे चैनल के द्वारा लगातार ये बातें बताई जा रही थी कि ये जो महामारी है या ये जो वायरस है ये कितना खतरनाक है और भारत में किस प्रकार की दुर्गति ये कर सकता है। इसलिए हम लगातार अनेकों प्रकार से वीडियो बना के लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम प्रकार की चीज़ें आरजे रमझाझर के द्वारा करी गई। क्या कहेंगे आप इस चैनल के बारे में? जी सर, मैंने कहा ना कि मीडिया एक बहुत अच्छा रोल निभा रहा है एज ए हीरो, और आरजे रमझाझर न्यूज़ में हमेशा देखता आया हूं। और इन लोग मतलब आप लोगों ने जो मेहनत की है, पहले से सचेत किया है लोगों को, सबको सभी तरह से सचेत किया, और उन जानकारियों को जब हम अपने हिसाब से उसको ग्रहण करते हैं तो हम खुद बचते हैं। और हम ये खुद सोच रहे हैं कि आज हम घर में बैठे हैं, हमको भले बोर लग रहा हो, लेकिन आप लोग कितना बड़ा रिस्क लेके हमारी जान बचा रहे हो। असली खिलाड़ी तो आप लोग हो सर, असली यानी जवान या देश के रक्षक कहना चाहिए। आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया को और स्पेशली आरजे रमझाझर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी चीज़ें हमको यानी कि हमको जानकारी दी, हमको बचाया। ये यानी जानकारी ही बचाव है, कहते हैं ना कि क्योर इज पॉसिबल। उस पर जानकारी मिल जाए तो आप बच जाते हो। बस आपने हम तक जानकारी दी, हम तक जानकारी पहुंचा और हम बच गए। इसके लिए हम आपका, मैं और हॉलीवुड इंडस्ट्री आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया तेजस, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम प्रकार की बातों से हमें जानकारी दी किस प्रकार से क्या क्या इंडस्ट्री के द्वारा सोचा जा रहा है। आप राइटर हैं, आगामी दिनों में आपने जैसा कहा कि पिक्चरों में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति से जुड़ी हुई कोई कहानी हम देख सकते हैं, जिससे इस बीमारी के बारे में या इस जो महामारी है ये पूरे विश्व में किस प्रकार से अपनी जो पोजीशन है वो इन्होंने दिखाई है। सारी जानकारी हमको पिक्चरों में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे तेजस गोयल, इनकी एक मूवी आने वाली है जानू आई लव यू, पूरी तरीके से बनकर रेडी है। अभी अप्रैल महीने में ये रिलीज होना था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की स्थिति बन गई, महामारी का प्रकोप हो गया, इसलिए इनकी रिलीजिंग डेट आगे बढ़ चुकी है। जब भी स्थिति परिस्थिति सामान्य होती तो ये पिक्चर थिएटरों में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ प्रकाश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। हम प्रकाश अवस्थी जी से बात करेंगे। प्रकाश अवस्थी का नाम छत्तीसगढ़ में कलाकारों की दुनिया में सबसे पहले पायदान पर आता है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत सीनियर कलाकार हैं। हम इनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री कोरोना वायरस और महामारी और लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सोचती है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बाकी जगह की स्थिति से या बाकी प्रदेशों की स्थिति से बहुत बेहतर है, और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय रहते बहुत ही अच्छा एक प्रयोग किया, और जिस तरीके से लॉकडाउन किया और जिस तरीके से हर तरफ से चीज़ों को अपने काबू में किया, और हम लोग अभी बहुत सुरक्षित हैं। स्पेशली छत्तीसगढ़ में सुरक्षित हैं। अभी ले दे के 8-10 लोग बाकी हैं जिनका इलाज जारी है, और वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी प्रकाश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, आप कलाकार भी हैं, आप हीरो भी हैं, आपने हीरो के रूप में बहुत सारे पिक्चरों में काम किया, आप स्टोरी राइटिंग भी करते हैं, इंटरेस्ट है जैसा आपने बताया, आप प्रोड्यूसर भी हैं। क्या आगामी दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आज के कंडीशन में, क्योंकि अभी ये इतिहास बन रहा है, पूरे विश्व की बात करें, अपने देश की बात करें, अपने राज्य की बात करें, तो ना आपने ऐसा कभी देखा था, ना हमने कभी ऐसा देखा था, ना हमारे जो पुश्तें रही हैं पुरानी उन्होंने देखी है, तो बिल्कुल एक बड़ा विषय है। इसके ऊपर क्या छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के द्वारा कोई पिक्चर ऐसा बनाया जाने वाला है? क्या कुछ सोच रही है इंडस्ट्री इस वायरस को लेके? जी निश्चित तौर पे इस पे तो शायद हिंदी फिल्में भी बनेंगी, साउथ की फिल्में भी बनेंगी, तो छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसी फिल्म बन सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रयोगात्मक फिल्में बहुत कम बनती हैं। उसका कारण ये भी है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत कम सेंटर्स हैं जहां पे हमारी फिल्में लगती हैं, और हमारे जो दर्शक हैं, गांव के दर्शक, एक्चुअल जो दर्शक हैं,
उनको फैमिली ड्रामा या रोमांटिक फिल्म, कुछ ऐसी फिल्में ही पसंद आती है और वही फिल्में जाकर के हिट होती हैं। तो ऐसी प्रयोगवादी फिल्म बनाने के लिए सोचना पड़ता है। जो बड़े से बड़ा यहाँ का प्रोड्यूसर होता है, इवन मैं सतीश जैन जी से, हमारे इंडस्ट्री के जो पिता, मैं उनसे भी कई बार इस विषय पे चर्चा करता हूं, तो वही बोलते हैं कि यहाँ पे प्रयोगधारी फिल्में सफल होना बहुत मुश्किल है। पर देखते हैं, हो सकता है कि कोई छोटी फिल्में ऐसी बन जाए, पर कह नहीं सकते अभी इस बारे में। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहेंगे सर कि आपके द्वारा ये पहल की जाए इस विषय को लेकर, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, एक नया थॉट लेकर पिक्चर बनाया जाए। और बिल्कुल चूंकि आपके चाहने वाले इतने हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, आपके द्वारा अगर इस प्रकार की पहल की जाएगी तो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और जनता जो है इस नए कॉन्सेप्ट को पसंद करेगी। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किसानों के विषय में आपकी क्या राय है, जो गरीब है, मजदूर तबका है, इनके विषय में आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस प्रकार से महामारी ने पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या अमीर और क्या गरीब, तो ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल में हमेशा से जो परेशान रहे हैं, गरीब तबके की बात करें, किसानों की बात करें, हमेशा परेशान रहते हैं, ये कभी खुशी का समा नहीं ये बांध पाते, नहीं देख पाते। तो इन परिवार वालों के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? जी देखिए, ये सच है कि ये जो महामारी आई है, इससे वो गरीब लोगों को, उन किसानों को जो बहुत गरीब हैं, उनको बहुत तकलीफ हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान का जान है तो जहान है, और ये बीमारी मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखी, और मुझे लगता है कि मेरे और भी जो पहले पीढ़ियां रही होंगी वो भी शायद इतनी बड़ी, इतनी भयावह बीमारी किसी ने नहीं देखी है। और जिस तरीके से अब पूरा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है पूरे विश्व का, और लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, और जिस तरीके से लोगों ने इस विषय को लेकर, इस बीमारी को लेकर के अपना कदम बढ़ाया है, या इसको रोकने के लिए जो कदम बढ़े हैं पूरे विश्व स्तर पे बढ़े हैं, तो जिसकी वजह से ये इस लिमिट तक रुका हुआ है। नहीं तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कई करोड़ लोग मर जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये स्थिति है। लेकिन गांव के जो गरीब किसान हैं, मैं उनको भी समझ सकता हूं, और जो मजदूर भाई लोग हैं, हमने देखा है कि मुंबई से, दिल्ली से कैसे लोग पलायन करके, कैसे लोगों ने पैदल यात्रा शुरू की, कई रास्ते में बीच में मर गए। लेकिन वो अपनी जगह है, मैं मानता हूं कि वो सारी चीजें हैं। लेकिन करोड़ों अरबों लोगों के मरने से अगर कुछ लोग की ऐसी दशा हो रही है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये गलत है। लेकिन इस बीमारी को रोकने के लिए जो कड़े कदम उठाए गए हैं, लॉकडाउन वाली स्थिति जो की गई है, काम को बंद कर दिया गया है, लोगों को घर में बंद कर दिया गया है, अगर ये स्थिति नहीं होती तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि हमारे हिंदुस्तान में जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं उस बड़े देशों की अपेक्षा में बहुत कम है, हमारे यहाँ तो करोड़ों में लोग मरते। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं, या सरकार जो कदम उठा रही है, वो निश्चित तौर पे बहुत सराहनीय है। और जो भी हो रहा है, और मैं एक चीज को और मानता हूं, आध्यात्मिक रूप से बात करूं तो हर इंसान को अपने कर्मों का झेलना पड़ता है, चाहे वो गरीब पैदा हो, चाहे अमीर पैदा हो, चाहे वो स्टार पैदा हो, चाहे सामान्य इंसान पैदा हो, हर इंसान अपने कर्मों का भोगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये आगे आने वाले समय के लिए अच्छा होता है। ईश्वर भी जब इस संसार में बहुत पाप बढ़ जाते हैं तो अपने अपने ढंग से वो प्रलय करते हैं। आप मान के चलिए कि ये एक छोटा सा प्रलय है बस। जी बिल्कुल। तो सरकार के द्वारा जो इनको मदद की जा रही है, जनधन खाते में जो 500 रुपए डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 महीने का राशन इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? 500 रुपए और जो सरकार के द्वारा मदद की जा रही है, ये काफी है या नाकाफी है? आपको क्या लगता है? जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न सिर्फ सरकार बल्कि स्वयं सेवी संगठन जितने लोग हैं, इवन मैं खुद चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद करूं, और हम लोगों ने भी, हम फिल्म कलाकारों ने, हम प्रोड्यूसर्स ने मिलकर हमने एक फंड इकट्ठा किया, और हमारे कलाकारों को हम ये तो नहीं कर पाए कि हम जन जन तक के जाके सेवा करें, लेकिन हमारे जो कलाकार भाई लोग हैं, जो बहुत निम्न स्तर के, उनको तकलीफ हो गया था, तो उनके लिए हम कहीं ना कहीं कुछ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यही चीज बता रहा हूं कि समाज सेवी संगठन बहुत आगे आकर के काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है। आपने देखा होगा कि लोगों ने, जिनके पास खाने के पैकेट पहुंचे थे, उन्होंने खाने के पैकेट को मतलब कौन सा अच्छा खाना है उसको खाया, और कई सारे पैकेट लेकर के उसको फेंक दिया नाली में। तो ये भी सारी चीजें हुई हैं। और रही बात पोर्टल की और न्यूज की, तो बहुत सारी खबरें सही आती है और बहुत सारी खबरें गलत आती हैं। तो मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है कि हर सरकार
और हर समाज सेवी संगठन, और मैंने हमेशा अपना वीडियो जब भी बनाया है या मैंने लोगों को मैसेज दिया तो ये कहा है कि आपके आसपास आप कम से कम 10-15 घर को ध्यान में रखिए कि वो भूखे ना मरे। तो मुझे लगता है कि लोगों ने आस पड़ोस का भी ध्यान रखा है। और खास तौर पे आपको गांव की दशा बता दूं, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चर है कि गांव में लोग एकजुट होकर रहते हैं। कभी किसी के यहाँ कोई मरिया हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसके घर में इवन लकड़ी, इवन चावल, इवन सब तरीके से लोग सहयोग करते हैं। किसी घर में शादी होती है तो लोग सहयोग करते हैं। तो हमारा तो ये कल्चर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति हुई होगी। और एक आध दो अगर स्थिति हो जाती है तो मीडिया उसको बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाती है, मतलब निगेटिव चीजों को निकाल के दिखाती है ताकि उसका टीआरपी बढ़े। आई एम सॉरी, मैं मीडिया को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, हम उस पर ध्यान न दें। हम ये जानते हैं कि सरकार भी अपना काम कर रही है और सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को मिलजुल करके हेल्प कर रहे हैं और ये चीजें चल रही हैं। तो इस विषय को लेकर के हमें किसी पे दोषारोपण करना उचित नहीं लगता है। बिल्कुल सर, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, छालीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे समय में जब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो कहीं स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, उनके पास और कुछ करने के लिए रहा नहीं है, वही लूडो, वही शतरंज, वही कैरम, घर में बहुत बोर हो गए हैं। ऐसे समय में सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो आने वाली वीडियोस हैं, अब वो नए वीडियो भी नहीं आ रहे हैं, आप लोग मूवी नहीं बना रहे, इसलिए नए मूवी भी वो नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पिक्चरें आप बनाकर रखे हुए हैं, जो रिलीज नहीं हो पाई हैं, उनको अब सोशल प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का ये सही समय है? क्या कहेंगे आप? देखिए, किया तो जा सकता है, लेकिन YouTube के थ्रू उतना पैसा नहीं मिलता जो कि लागत भी निकाल के दे सके यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अपनी अच्छी नई फिल्मों को YouTube में डालेंगे। जो रिलीज फिल्म है वो YouTube में आ जाए वो बड़ी बात है। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स या बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे देकर के फिल्में देख पाते हो। वो भी अभी छत्तीसगढ़ में उस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता, हमको अभी हमारे पास में पेंडिंग में इतनी सारी फिल्में पड़ी हुई हैं जो कि YouTube में आएंगी तो लोगों को देखने में मजा आएगा। रही बात नई फिल्मों की, तो ये समय मुझे लगता है कि साल 6 महीने में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। 6 महीने और मैक्सिमम मान के चलिए तो ठीक हो जाएंगे, तो लोग अपनी फिल्में भी रिलीज कर पाएंगे। और समय आया है तो समय सिर्फ एक के लिए नहीं आया है। मुझे एक घटना याद आ रहा है, किसी ने डाल दिया था फेसबुक में कि भाई ये जो चीजें हुई है, लॉकडाउन हुई है, उससे हमारा देश 2 साल पीछे चला जाएगा। अरे भाई, तो सिर्फ हमारा देश थोड़ी जा रहा है, पूरा विश्व पीछे जा रहा है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमको अपना जान बचाना है, लोगों को अपने जानों की रक्षा करनी है, सरकार को लोगों का ध्यान रखना है। तो हमारे लिए तो सबसे पहले ये है कि जान है तो जान है, बाकी सारी चीजें बाद में है। एंटरटेनमेंट हो या बाकी जॉब हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कमाना हो, चाहे जो भी काम है वो तो बाद में है। अगर इंसान जीवित रहेगा तभी तो ये सब काम कर पाएगा। अगर ये महामारी बहुत विकराल रूप ले लेता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एंटरटेनमेंट तो बहुत बाद में आता है। तो एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। अभी भी बहुत सारी पेंडिंग फिल्में हैं जिसको YouTube में लोग देख सकते हैं या धीरे धीरे करके YouTube में आएगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई की फिल्म आई थी पूरा चाय वाला, अभी एक फिल्म आई है आई लव यू। तो इस तरीके से चलता रहेगा। और नई फिल्में कोई अगर YouTube में ला पाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग नई फिल्मों को YouTube में डालेंगे। जी बिल्कुल, तो आपने जो कहा ठीक है, प्रोड्यूसरों को क्षति होनी है, डायरेक्टरों को क्षति होनी है, इसलिए उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे नए पिक्चरों को नहीं डाला जा सकता। लेकिन जो पुराने पिक्चर हैं सर, जो आपने बहुत पहले बनाए हुए हैं, जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, लेकिन वो यूट्यूब पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, तो ये सही वक्त है उन पिक्चरों को, जो पुराने पिक्चर हैं जिनसे पूरी लागत आपने वसूल ली है, अब उन पिक्चरों को यूट्यूब में अगर वो अपलोड कर देते हैं तो जो आपके दर्शक हैं, जो आपको पसंद करने वाले लोग हैं, आपके पिक्चरों से जो अपना समय व्यतीत करने वाले हैं, तो उनको एक राहत मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप इस विषय में? पुराने पिक्चरों को क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया जा सकता है? जी, ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है और हम लोग भी कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अभी हम लोग गीत बनाया, कुछ अलग अलग ढंग से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को घर में रहने के लिए हम सलाह भी दे रहे हैं। कुछ और भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई नई चीज कुछ क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बहुत पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको हम धीरे धीरे करके यूट्यूब में लाएंगे तो बहुत काम आएगा। और लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं अलग अलग ढंग से। कभी हम फेसबुक लाइव होते हैं, कभी कुछ होते हैं, और मैं तो अपना दिनचर्या बस ऐसा ही काट लेता हूं कि सुबह मेरा जो एक रूटीन वर्कआउट होता है वो मैं करता हूं। सुबह रामायण देखते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा म्यूजिक का रियाज हो जाता है। शाम को मैंने बचपन में बहुत पतंग उड़ाया है, तो मैं आजकल शाम को पतंग उड़ाता हूं। तो मतलब
मैं सोचता भी नहीं था, मतलब मैं बचपन में बहुत क्रेजी था पतंग के लिए। मैं रायपुर के गलियों में भागता था पतंग लूटने के लिए, लेकिन आज फिर उड़ा रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे हम लोग मिल करके उड़ाते रहते हैं, तो दिन काटने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों का हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से कि हम क्योंकि सरकार ने भी मना किया हुआ है कि भाई जो भी हेल्प होगा वो हमारे थ्रू होगा। तो कोशिश करते हैं कि जितना हमारे से हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि लोगों का हेल्प करें, लेकिन लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत आनंद पूर्वक आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, बहुत बढ़िया। जैसा आप बता रहे हैं वो तो दिख ही रहा है सर, बहुत आनंद पूर्वक आपकी जीवन जो चल रही है, दिनचर्या है वो चल रही है। लेकिन क्या वो आनंद के जो पल हैं वो कभी आपके कदमों को किचन तक भी ले जाया जा रहा है? किचन में आप मिसेस का हाथ वगैरह ऐसा बता रहे हैं क्या? क्या कहेंगे? मैंने बचपन में मुझे हर चीज बनाना आता है, और अभी भी मैंने कोशिश की कि मैं बनाऊं करके, तो मुझे ये लोग बनाने नहीं देते, बोलते हैं कि रहने दो आप, हम लोग कर लेंगे। तो मेरे घर में इतने सदस्य हैं कि मेरे लिए आगे से आगे काम हो जाता है, तो मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। और मैंने अभी किचन तरफ रुख नहीं किया, शायद वहां जाकर के अभी मैंने कुछ बनाया नहीं। मैंने कोशिश किया था लेकिन मुझे मना कर दिया गया। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम प्रकार की बातों से जनता को रिझाया है, आपने पिक्चरों के माध्यम से, अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अपने डायलॉग्स के माध्यम से, और आज भी आपने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जाते जाते मेरा आपसे सवाल, कोरोना रक्षकों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपकी इंडस्ट्री क्या सोचती है सर? कोरोना रक्षक, पुलिस वालों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, दूध वालों की बात करें, पेपर वालों की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इनको विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स कहा गया है क्योंकि ये लड़ रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे इस विषय में? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जूझ करके काम कर रहे हैं, वो देश के सच्चे नागरिक हैं, देश के सैनिक हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं। और आज इस विकट परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डाल करके, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो जो हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, वो सच्चे हीरो हैं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और अभी तो फूलों की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मेरे घर के सामने से गुजरते तो मैं उनके ऊपर फूल भी बरसाता, लेकिन ऐसी कोई स्थितियां यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन वो सच्चे हकदार हैं इसके, और निश्चित तौर पे यही हमारे देश की आन बान शान है कि हम लोग जब ऐसी परिस्थिति आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर के किसी भी बड़ी से बड़ी चीज से लड़ने की ताकत रखते हैं। यही हमारी एकजुटता है। जी बिल्कुल। सर ये आखिरी सवाल है, आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कोरोना को लेकर हम लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं। हमारे हर खबरों में, हमारे हर कार्यक्रम में कोरोना को लेकर एक अपील रहता है। हम राज्य सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, कलेक्टरों से, SDMO से और नए नए लोगों से जो इस विषय में बोल सकते हैं, हम उनसे बुलवा कर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। आरजे रमझाझर लगातार कोशिश कर रही है कोरोना से, वो भी एक तरह से लड़ रही है। क्या कहेंगे आप इस चैनल के विषय में सर? जी मैं आरजे रमझाझर को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और जिस तरीके से आज भी वो कर रहे हैं वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं और उनको ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। मेरे तरफ से मैं प्रकाश अवस्थी आरजे रमझाझर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इसी प्रकार के भरोसे की वजह से, चाहे पुलिस वालों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, चाहे मीडिया कर्मियों की बात करें, सबके हौसला जो है वो बुलंद है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। जो चीज़ों की आपको आवश्यकता है, सरकार, पुलिस, चाहे मीडिया आप तक उन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे प्रकाश अवस्थी जी, जो लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और लगातार अनेकों विषय पे अपने लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम रहा कि आरजे रमझाझर में हमने उनसे बातें की, उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर ताज़ा कर दी, अपने बचपन की जानकारी हमें दी, बचपन की यादों को उन्होंने ताज़ा किया, लोगों के विषय में उनकी थॉट जो है बहुत अच्छी है। तो चलिए विजेता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेता मिश्रा, आप क्या कहेंगे कोरोना वॉरियर्स को लेके और आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़ को लेके आपकी क्या राय है? जी मैं रमझाझर न्यूज़ से आरजे यही बोलना चाहूँगी कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि हम तो लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आप ही थ्रू हमें बाहर की जानकारी देती है, न्यूज़ देती है,
डर नहीं रहे कि हम बाहर जा रहे हैं, हमको भी कुछ हो सकता है करके डर नहीं रहा, हमको घर बैठे पूरी खबर मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है। न्यूज़ रिपोर्टर वालों को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ और अनुशासन न्यूज़ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें हर न्यूज़ में एक मतलब ज्ञान की बातें भी होती है और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों से हम लोग को घर बैठे मिलता है। इसलिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम। ये थी विजेता मिश्रा। ये फिल्मी कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी प्रकाश अवस्थी के साथ बहुत सारे पिक्चर किए हैं, बहुत सारे हीरोज़ के साथ जिनको आप जानते हैं, सबके साथ इन्होंने काम किया है। ये भी एक नामी गिनामी हस्तियों में से एक हैं। तो ये था हमारा कार्यक्रम आरजे रमझाझर की खास पेशकश सामान्य परिचर्चा। और आज हम चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोग घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, इस वजह से आज हम इस कार्यक्रम को ऑफ लाइन कर रहे हैं। और हमने अगर ऑफलाइन करने की सोची तो हमने सोचा कि आप लोगों को फिल्म सितारों से बात कराई जाए, फिल्मी सितारों से आपको मुखातिब करवाया जाए। वो क्या सोचते हैं, आप जब सोचते हैं कि घरों में आज दाल नहीं है, आज सब्जी नहीं है, या आप सोचते हैं कि आज हमारे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया, अब हम एंटरटेन कैसे करें, तमाम प्रकार की चीज़ें आपको जो समस्याएं होती हैं, क्या ये समस्याएं फिल्मी हस्तियों को भी हो रही है? ये हमारी एक छोटी सी प्रयास थी जिससे आप उनके बारे में भी जान सकें, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, अगली कड़ी में हमारी कोशिश रहेगी हम और इसी प्रकार की चीज़ों को आप तक लाएं और आप तक जानकारी पहुंचाते रहें। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी।